वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज सिमरन कपूर और मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करती हूं हमारे सर्वेइंग सब्जेक्ट में अशोका बैच के साथ। तो एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि सभी को वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है। जल्दी से बता दीजिए। ऑडियो जो है हमारी वो बिल्कुल क्लियर है। अरे ऐसे मत लिखा करो आदर्श, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और पिछले कल हम लोगों ने टेक्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। तो आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टेक्योमीटर की तरफ रिवाइज करेंगे, देखेंगे उसमें क्या था, क्योंकि जो हमने टेक्योमेट्रिक सर्वे पढ़ा था उसका कुछ पार्ट हमारे कॉन्टूर्स वाले चैप्टर से भी हम लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए। चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मतलब बहुत सारे चैप्टर्स जो है सर्वेइंग के हमारे कंप्लीट हो गए। और जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं मुझे लगता है कि आप लोगों के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं धीरे धीरे वो भी कवर होते जा रहे होंगे, है ना। अच्छा, अगर आप लोगों को अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि आपका बहुत सारी लाइव क्लासेस चलती है, तो टेंशन मत लीजिए। जो आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दी जाती है उनको देखिए और अभी के लिए अपना टारगेट सिर्फ इतना रखिए कि जब हम लोग लेक्चर देखेंगे, लेक्चर के बाद एक बार लेक्चर को हम लोग रिवाइज करेंगे और जिसकी डीपीपी है फिर उसकी डीपीपी लगाएंगे। सिर्फ ये 3 स्टेप्स कीजिए अभी के लिए। तो पहला स्टेप ये रखना है, दूसरा ये रखना है, तीसरा ये रखना है। जब धीरे धीरे जब आपका थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, मतलब आप सब्जेक्ट्स को थोड़ा अच्छे से, साउंड हल्की हल्की वाइब्रेट कर रही है आवाज, एक बार चेक करना। और जैसे हम लोग और चीजें मतलब पढ़ते जाएंगे आगे, तो ये 3 आपको स्टेप बहुत मतलब जरूरी है साथ साथ में करना। इन 3 स्टेप्स के बाद जैसे मैं सर्वेइंग सब्जेक्ट पूरा कवर कर लेती हूँ, बाकी सब्जेक्ट चल रहे हैं, फिर जैसा आप लोग जानते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पर जाना, टेस्ट सीरीज पर जाना और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे जाना। अभी डायरेक्ट मत जाना। अभी हमारा मेन पर्पस सिर्फ इतना होगा कि आप एटलीस्ट लेक्चर को रिवाइज कर सको। लेक्चर जो आज पढ़ा है उसको आज की आज रिवाइज करो और उसके डीपीपी जो है उसको हम लोग सॉल्व कर सके। बोलिए, अभी क्लियर है क्या या अभी भी इशू आ रहा है? तो अभी के लिए ये 3 स्टेप अपने दिमाग में रखिएगा। इससे ज्यादा जाओगे तो ये प्रॉब्लम होगी कि आपका सिलेबस जो है वो पीछे रह जाएगा। पर मैं चाहती हूँ कि जो हम लोग डेली पढ़ रहे हैं वो आप डेली रिवाइज करते जाएं, फिर उसके बाद आप और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर जा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है दैट इज कॉन्टूर्स। और कॉन्टूर्स के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे और मैं आपको बताती हूँ, ये वो चैप्टर्स हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत सारी टर्म्स भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो बिल्कुल आसान सा चैप्टर है और बेसिक बेसिक सी जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आपको बतानी है डायरेक्ट वो क्वेश्चन की फॉर्म में आती है। तो आपका कॉन्टूर्स वाला चैप्टर हो गया, कर्व्स वाला चैप्टर हो गया, एरिया एंड वॉल्यूम हो गया। तो ये जो मैंने आपको 3 बताए, ये तीनों की अगर मैं बात करूं, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जिनकी थ्योरी हमें बिल्कुल कम पढ़नी है और लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इनसे पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। नहीं, फ्री मिल जाएगा उसका एक्सेस, उसका कुछ स्टेप होगा आदित्य, पर आपको अभी कुछ भी पे नहीं करना होगा जिन्होंने भी पेड बैच ले रखा है। हाँ, तो टेक्योमीटर में हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में सीखेंगे कॉन्टूर्स क्या होते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्टूरिंग क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइंस क्या होती हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइन से पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ कॉन्टूरिंग। ये कॉन्टूर्स को बनाने के हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आज की जो क्लास है बिल्कुल आसान रहने वाली है, कुछ भी टफ नहीं है। धीरे धीरे आप समझते जाना, मैक्सिमम पार्ट थ्योरेटिकल है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने टेक्योमीटर के बारे में डिस्कस किया था और टेक्योमीटर के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट कुछ जो टर्म्स बताई थी, आई होप आप रिवाइज कर चुके होंगे। तो मुझे बताइए कि टेक्योमीटर में जब एनालिटिक लेंस होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने। कोई बात नहीं गणेश, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। अच्छा, टेक्योमीटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई थी? टेक्योमीटर में जो एनालिटिक लेंस होता है, जल्दी से बता दीजिए मुझे, टेक्योमीटर में जो एनालिटिक लेंस यूज होता है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है?
जो एनालिटिक लेंस होगा या एनालिटिक टेलीस्कोप होगा, ये एक्सटर्नल फोकसिंग होगा या इंटरनल फोकसिंग लेंस होगा। तो पहली बात आपने बोली कॉन्वेक्स होगा, दूसरी बात ये एक्सटर्नल फोकसिंग होगा। इन दो से फायदा क्या होता है, इन दो से बेनिफिट क्या होता है कि हमारा जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 100 हो जाती है, और सी की वैल्यू जो है हमें वो 0 देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये देखा था जो हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझसे k की वैल्यू पूछते हैं तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, k इज इक्वल्स टू f अपॉन आई, वेयर f इज द फोकल लेंथ और i क्या होता है हमारे पास, f इज द फोकल लेंथ और i क्या होगा। बिल्कुल कुमार सोनू देख सकते हो, क्योंकि पिछली क्लासेस से आज का जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है उसका कोई लिंक नहीं है, पर मैं मतलब साथ साथ रिवाइज करते रहिए, है ना। आज कोई लिंक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होगा अगर बाद में ना आपको बहुत सारे टॉपिक्स अगर ऐसे हो गए कि मैम बाद में कर लेंगे, तो वो बाद वाली चीज ना बढ़ती जाती है, फिर बाद कई बार आता ही नहीं है। तो C किसके बराबर होता है, F प्लस डी के बराबर। C हमारा एडिटिव कांस्टेंट है, C हमारा F प्लस डी के बराबर है। और D मैंने आपको बताया था, कई बार पेपर में पूछा जाता है, D होता है इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस और किसके बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव के सेंटर का। ऑब्जेक्टिव के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, बाकी हमने इसकी कुछ एडवांस ये फॉर्मूला देखा था कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम ks प्लस c से निकाल सकते हैं, और डिफरेंट केसेस में विद द हेल्प ऑफ टेक्योमीटर वी कैन कैलकुलेट RL की वैल्यू, मतलब रिड्यूस लेवल की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेन ज्यादातर जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं इन दो टॉपिक से बनते हैं। बाकी रिड्यूस लेवल से क्या है, मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने के लिए बताए थे। जब पेपर में जाओगे तो उससे पहले उन फॉर्मूलाज को नजर मार के जाना, क्योंकि वो थोड़े से लेंथी है, ये मैं मानकर चल रही हूँ कि थोड़ा मुश्किल भी याद रखना। पेपर से पहले बस ये याद रखना कि यार जब स्टाफ हमारा वर्टिकल था तो s की वैल्यू s cos थीटा आई थी, सिर्फ ये चेंज आया था हमारा जब हम डिस्टेंस निकाल रहे थे। लेकिन मैम अगर हमारा स्टाफ को हमने नॉर्मल हेल्ड किया है तो s हमारा s के बराबर ही था, लेकिन उसके डिस्टेंस निकालने में एक नई टर्म जो ऐड हुई थी वो h साइन थीटा था, और h साइन थीटा एक में प्लस होता था और एक में h साइन थीटा माइनस होता था। ठीक है, बिल्कुल स्टेडिया हेयर होता है या इसको हम स्टेडिया इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं, अभी तक देखो हमने जितना सर्वे पढ़ा है हमें क्या क्या पता है। अभी तक हमें क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कैसे होता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने चेन के बारे में देखा, टेप के बारे में देखा। तीसरी चीज जो अभी हमें कल की क्लास में पता चली वो थी टेक्योमीटर की। टेक्योमीटर से भी मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्टेंस मेजर कर सकती हूँ। तो ये भी आ गया मैम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर मैं आपसे बोलूं एंगल मेजर करने के लिए हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट पढ़े, तो मैम एंगल मेजर करने के लिए हम कंपास का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे भी थोड़ा एक्यूरेट जाना है तो आप थियोडोलाइट का यूज कर सकते हो। लेकिन थियोडोलाइट में हमने स्टेडिया हेयर प्रोवाइड करे, थियोडोलाइट में ही अगर मैंने स्टेडिया हेयर प्रोवाइड किए तो इसी को हमने क्या बोला था, इसी को हमने टेक्योमीटर बोला था विद एनालिटिक लेंस। तो इससे भी हम लोग एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं। हमारा काम ये था कि हम जितनी भी वैल्यूज, हम जितना भी सर्वे करेंगे, पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, कोई मुझे बता सकता है। पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर्वे का। ऐसे तो उसमें 3 पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन उन 3 पॉइंट्स में भी मैंने एक पॉइंट को हाईलाइट किया था कि सर्वे का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है। तो मुझे कोई बता सकता है, आज का चैप्टर उससे रिलेटेड है इसलिए वहां से स्टार्ट कर रही हूँ। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, कि मैम आप डिफरेंट पॉइंट का पोजीशन निकाल रहे हो, डिफरेंट पॉइंट्स का एलिवेशन निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो, एंगल निकाल रहे हो, नए नए पॉइंट्स की पोजीशन को लोकेट करते जा रहे हो। लेकिन क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें, वेरी गुड। ये तो जो दीपक आप बता रहे हो ये प्रिंसिपल है, अगर मैं प्रिंसिपल पूछूंगी तो आपका ये आंसर होगा। अगर मैं पूछूंगी ऑब्जेक्टिव, क्यों हम लोग सर्वे करते हैं, टू प्रिपेयर मैप और प्लान, ताकि हम शीट पे टू प्रिपेयर मैप और प्लान, मैप या फिर प्लान, मैप और प्लान मतलब ताकि मैं शीट पे सारी चीजों को ड्रॉ कर सकूं, जितना भी मैंने यहाँ पर चीजें, मतलब जिनका भी एलिवेशन निकाला है या जो भी पॉइंट्स मैंने लोकेट किए हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार हम लोग सर्वे करते हुए आए, और सर्वे मैंने एक ऐसी जगह का किया जो एक हिल थी,
सर्वे एक ऐसी जगह का किया जो एक हिल थी। इस हिल को मैम आप बोर्ड पे ऐसे दिखा सकते हो, जैसे आप बचपन में ड्राइंग बनाते थे ना, तो पहाड़ ऐसे बनाते थे, तो पहाड़ ऐसे बनाते थे, यहाँ पर सूरज होता था इस तरीके से, है ना। तो अब आपको शीट पे दिखाना है, आपको शीट पे दिखाना है कि ये हिल रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको शीट पे बताना है कि ये वैली रिप्रेजेंट कर रही है, आपको शीट पे दिखाना है कि ये पॉन्ड है, आपको शीट पे ये बताना है कि ग्राउंड में राइज हुआ, फॉल हुआ, कहाँ हिल है, कहाँ वैली है। तो अब सारा काम क्या आ गया कि मैम हम शीट पे जब प्लॉट करके ये सारे फीचर्स को दिखाना चाहते हैं, ये सारे फीचर्स को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम 3D में मैम इस तरीके से, जो बचपन में हम ड्राइंग बनाते थे, या पहाड़ ऐसे भी दिखाते थे कि ऊपर बर्फ पड़ी है ना, तो मैम जब हम 3D में ऐसे तो नहीं दिखा सकते अपनी मैप के ऊपर, ये बच्चों वाली बात तो नहीं चल रही है अब। तो अब मैं इनको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ किसमें, एक मैप के ऊपर। एक मैप के ऊपर मुझे कुछ ऐसी चीजें, एक ऐसी लाइंस बनानी है कि मैं हिल को ऐसे ना बनाकर अगर मैं प्लान मतलब समझते हो, टॉप व्यू ऊपर से देखूं, फिर भी मुझे ये लाइंस, मैं कुछ लाइंस ऐसे बनाऊंगी, इन लाइंस को देख के ही मैम शीट पर मुझे पता चल जाए कि हिल है या वैली है। आपको इतनी बड़ी ड्राइंग बनाने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कॉन्टूर लाइन बनाते हैं। अब ये कॉन्टूर लाइन क्या होती है, वेरी गुड कुणाल, अब ये कॉन्टूर लाइन क्या होती है अभी समझना, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। अभी कॉन्टूर लाइन क्या होती है उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी अच्छे से आपको, अभी समझना। क्या आपको अलग अलग पॉइंट पे आरएल निकालना आता है, ये बताना मुझे। अगर मैं आपको बोलती हूं कि आपने यहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा, यहां सामने स्टाफ रखा था, आप चाहे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड लगाओ, चाहे आप राइज एंड फॉल मेथड लगाओ, तो आपको यहां आरएल निकालना आता है। मान लो यहाँ पर आरएल 100 है, यहाँ पर आरएल 102 आया है, यहाँ पर आरएल 104 आया है, कम ले जाते हैं क्योंकि फॉल हो रहा है, यहाँ 98 आया है या 96 आया है। क्या आप ग्राउंड के ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे आरएल कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट और विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्टाफ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब मैम हमने ये उन पॉइंट्स, ये सारे क्या थे, अलग अलग जगह पर हमने क्या निकाला है, स्टाफ को रखा था और वहां पर आरएल मतलब रिड्यूस लेवल निकाला था। रिड्यूस लेवल का मतलब क्या होता था कि मैं मीन सी लेवल से इन पॉइंट्स की हाइट कितनी है, जिससे मुझे पता चलता था कि ग्राउंड में राइज हुआ है या फॉल हुआ है। अगर 96 है तो सी नीचे होगा, 98 है तो बी ऊपर होगा, इस तरीके से होता था। तो जिन भी पॉइंट्स का हमने एलिवेशन निकाला है, जिन भी पॉइंट्स का एलिवेशन निकाला है, वेरी गुड, सही बता रहे हैं आप, उनमें से सेम पॉइंट्स वाली एलिवेशन, मान लो मैं यहां पर सर्वे कर रही थी, एक प्लान दिखा रही हूं, प्लान का मतलब है हमारा टॉप व्यू। अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं तो मान लीजिए मैंने एक एरिया पे सर्वे किया, ए पॉइंट पे आरएल 100 आया, यहाँ बी पॉइंट पे भी आरएल 100 आया, सी पॉइंट पे भी आरएल 100 आया और डी पर भी आरएल 100 आया। तो मैं एक इमेजिनरी लाइन, क्योंकि एक्चुअल में नहीं प्लॉट किए मैंने, एक इमेजिनरी लाइन जो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ये सारे पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, एक इमेजिनरी लाइन जो सेम आरएल वाले पॉइंट्स को जोड़ेगी। सेम आरएल या आप बोल सकते हो इक्वल आरएल, जो हमारे सेम आरएल या सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, इसको बोलते हैं कॉन्टूर। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टूर। तो पहली बात मुझे ये क्लियर हो गई, कॉन्टूर क्या होते हैं या कॉन्टूर लाइंस क्या होती है, इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। इक्वल एलिवेशन कहां से, मीन सी लेवल से। ये बात समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई। कॉन्टूर्स क्या होते हैं, कॉन्टूर हमारी वो इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि मैम हम ग्राउंड पे थोड़ा ना ये लाइंस बनाएंगे, तो ये हमारी इमेजिनरी लाइन है जो कहां से पास करेगी, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट से। तो इसी तरीके से मैम अगर आप यहां पर बोलते हैं कि आरएल 99 है, यहां बोलते आरएल 99 है, यहां बोलते आरएल 99 है, इन सबको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी लाइन जो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तुम इसको भी क्या बोलोगे, ये वाली लाइन भी जो है हमारी क्या है, कॉन्टूर लाइन। तो पहले मुझे बताओ क्या ये कॉन्टूर लाइन क्या होती है, सबको क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये है, अभी हम आगे जाएंगे प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। इसका मतलब है मैम हम एलिवेशन डिफरेंस अगर यहां पर देखें, अगर ये 100 मीटर वाला पॉइंट है डी वो पॉइंट है जिसका एलिवेशन कितना था मीन सी लेवल से,
मीन सी लेवल से मैम डी वाले पॉइंट का हाइट थी 100 मीटर। तो मुझे बता सकते हो ये जो ई पॉइंट होगा जिसका एलिवेशन 99 होगा, जिसका एलिवेशन 99 होगा, क्या वो 100 से नीचे होगा या 100 से ऊपर होगा? जिसका एलिवेशन 99 होगा वो 100 से नीचे होगी लाइन या ऊपर होगी? तो मैम अगर आपने मान लिया कि डी पॉइंट का एलिवेशन 100 यहां पर है, कहां से? मीन सी लेवल से, तो ये जो ई पॉइंट होगा ये इससे तो नीचे ही लाई करेगा। ये 100 है तो आपने ये 99 मीटर बोला, तो ई पॉइंट इससे बिलो लाई करेगा। ये तो बात समझ में आती है। तो ये दोनों पॉइंट्स में कितना, अब देखो मान लीजिए इसके अंदर मैंने कॉन्टूर बनाया जो 98 मीटर वाले एलिवेशन को ज्वाइन कर रहा है, तो आप बोलेंगे मैम 98 मीटर तो इससे भी नीचे होगा, तो अगर हम ग्राउंड पे देखें तो 98 ऐसे दिखेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टूर, एक कॉन्टूर ये था, एक कॉन्टूर ये है, और ये अभी मैं ग्राउंड पे देख रही हूं, इमेजिनरी है सब कुछ, तो इन दोनों लाइन के बीच बताओ कितने मीटर का डिफरेंस है। उसी तरीके से ये दोनों दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर, पहला ये मान लेते हैं बाहर वाला, दूसरा ये मान लेते हैं, तीसरा ये मान लेते हैं, तो फर्स्ट, ये सेकंड और ये वाला थर्ड, दो कॉन्जिक्यूटिव जो एक के बाद दूसरा आएगा, पहले के बाद जो दूसरा आ रहा है, आप बताओ उन दोनों में हाइट का डिफरेंस कितना है? इन दोनों में हाइट का डिफरेंस कितना है? 1 मीटर का है। अगर 1 मीटर का है जो वर्टिकल, अच्छा मैम ये 99 का है, ये 98 का है, ये कितना है? 1 मीटर। ये भी कितना है? 1 मीटर। मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में और कहानी, पर ये भी हमारा 1 मीटर है। तो मैं यहां पर क्या ये बोल सकती हूं कि दो कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारा 1 मीटर के बराबर है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर के बीच में जो भी हाइट का डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को कॉन्टूर इंटरवल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टूर इंटरवल। अभी आगे लिखा हुआ है, हम वहां से ही इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वैसे मैम आपने ये 99 का बनाया, फिर 98 का बनाया, तो 99 के बाद जो 98 है उसकी उन दोनों में भी हाइट का डिफरेंस कितना रखा? 1 मीटर रखा। तो मैम दो कॉन्टूर्स जो अलग अलग एलिवेशन की लाइंस हमें बता रही है, इनमें कितना हाइट का डिफरेंस है वो हमें क्या बताता है? कॉन्टूर इंटरवल बताता है। क्लियर हो गया? कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है बोलिए? ये कॉन्टूर इंटरवल हो गया। अब जब मैं इसको शीट पे बनाऊंगी, तो इन्हीं दो कॉन्टूर लाइन के बीच, अब ये प्लान है तो ऑब्वियस सी बात है मैम ये प्लान में तो आप हाइट दिखा नहीं सकते, तो एक कॉन्टूर ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, दोनों के बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नजर आ रहा है कुछ, मैम इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। तो दोनों के बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उससे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये चैप्टर इतना आसान है कि आपको अगर ध्यान से सुनते जाएंगे तो सब समझ में आएगा। तो दो कॉन्टूर्स के बीच में मैम, दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में जो हाइट का डिफरेंस होगा उसको आपने वर्टिकल डिस्टेंस बोला, उसको आपने कॉन्टूर इंटरवल बोला। दो कॉन्टूर के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोला। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये डेफिनेशन जो है अपने नोट्स में लिखना है। तो कॉन्टूर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइन, पहली बात है इमेजिनरी लाइन है, कहां से पास कर रही है? पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन अर्थ सरफेस। क्योंकि अर्थ सरफेस पे मैम हम एक्चुअल में तो लाइन बना नहीं सकते, इसलिए इसको बोल दिया इमेजिनरी लाइन। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? हमारी कॉन्टूर्स की हो गई। किसी को इस डेफिनेशन में कोई डाउट है तो पूछिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि अगर हम कॉन्टूर बनाना चाह रहे हैं अंडर वाटर, अंडर वाटर क्यों? मैं देखना चाहती हूँ पॉन्ड की डेप्थ कितनी है, मैं देखना चाहती हूँ लेक की डेप्थ कितनी है। तो अगर हम अंडर वाटर कॉन्टूर बनाते हैं, हम उसके बारे में अभी नहीं पढ़ते वैसे यहाँ पर, अगर बनाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको सबमेराइन कॉन्टूर्स बोला जाता है। अगर पेपर में पूछे तो याद रखिएगा। और दूसरी चीज, इसी को ही फैथम कर्व्स भी बोला जाता है और इसी को बैथीमेट्रिक कर्व्स भी बोला जाता है। ये टर्म्स हैं जो शायद आप में से कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी। कॉन्टूर्स तो आपने सुना होगा, लेकिन पेपर में अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं जो स्टेट एग्जाम्स हैं। तो सबमेराइन कॉन्टूर, फैथम कर्व्स और बैथीमेट्रिक कर्व्स, तो ये बोलते हैं इनको। यहां तक कोई डाउट? अब मैम आपने जो यहाँ पर फोटो लगाई है, अगर मैं इस फोटो पर जाती हूं,
देखिए एक पहाड़ दिख रहा है, एक मैम ऐसा लग रहा है कि हिल जैसी है, आपने जो यहाँ पर डायग्राम बनाया है। अब कॉन्टूर क्या थे? कॉन्टूर थे इमेजिनरी लाइन। कॉन्टूर क्या थे? इमेजिनरी लाइन, जो अर्थ सरफेस पे बनेंगे, क्योंकि एक्चुअल में लाइन बना नहीं सकते। तो इस पे पहली इमेजिनरी लाइन ये दिख रही है, दूसरी इमेजिनरी लाइन अब 3D में आप इमेजिन कर पाओगे, पूरे पहाड़ के चारों तरफ ऐसे गोल चक्कर लगा के पूरा सर्कल बन रहा है। वैसे ही तीसरी इमेजिनरी लाइन, मैम ये पूरा सर्कल बन रहा है। अगली इमेजिनरी लाइन ये पूरा, तो पूरा पीछे से मैम ऐसे घूमकर आ रही है। तो ये सारी जो इमेजिनरी लाइन इस पे दिखाई है, इन सबको क्या बोलेंगे? ये कौन सी लाइन हो गई हमारी? ऐसे घूमकर वापस पहुंच जाएगी, ये देखो। तो ये क्या बन जाएगा इसका? मैम सर्कल बन जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करो तो ये एक सर्कल होगा इस तरीके से। तो जब शीट पे दिखाओगे तो आप ऐसे ना बनाकर इसको इस तरीके से शो करोगे, तो आप इसको इस तरीके से शो करोगे। अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लूं तो मैम ये बन जाएगा। तीसरी वाली लाइन की अगर मैं प्रोजेक्शन लूं, ये वाली, तो ये वाली लाइन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैम क्योंकि आपने बोला शीट पे 3D में तो दिखाएंगे नहीं, शीट पे मैं इसकी प्रोजेक्शन ले रही हूं। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर। अगर आपको नहीं दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं, पर जो यहां लिखा है वो लिखा है 3500, मतलब इतना मीटर अबव मीन सी लेवल है। कहां से? 3500 मीटर। तो इसका मतलब मैम 3500 मीटर हमारा जो कॉन्टूर है वो कौन सा है? सबसे अंदर वाला। सबसे अंदर वाली जो इमेजिनरी लाइन आप शीट पर दिखा रहे हो, सबसे अंदर वाली जो इमेजिनरी लाइन आप शीट पे दिखा रहे हो, उसकी वैल्यू कितनी है? 3500। उससे बाहर वाली जो लाइन है उसकी वैल्यू यहां कितनी लिखी है इन्होंने? 3250। 3250। तो इसका मतलब ये जो बाहर वाली लाइन है इससे, तो मैम 3250 जो है इस वाले का आपने कॉन्टूर लाइन शो करी। आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हो कि ये 3500 था, ये 3250 था। इससे नीचे अगर मैं आऊं, इससे नीचे अगर मैं आऊं तो ये जो वैल्यूज दी है, ये दी है 3000, ये दी है 2250, ये दिया है 2500। अच्छा 2250 नहीं, ये हमारी पास वैल्यू होगी 3250। ये आ गए 3000, ठीक है 3000। अब सही है। अच्छा अब मुझे बताना, ये जो वैल्यूज है 3500, 3250, 3000, तो इनके बीच में कितना कितना हाइट का डिफरेंस है? इन सारी वैल्यूज में जब मैं कॉन्टूर्स बना रही हूं, कितना कितना हाइट का डिफरेंस पर मैंने इन इमेजिनरी लाइंस को बनाया है, ये बताना। तो मैम इसका मतलब इन दोनों लाइंस में अगर मैं हाइट का डिफरेंस निकालूं तो वो कितनी है? इन दोनों लाइंस में अगर मैं हाइट का डिफरेंस निकालूं तो कितना है? मैम ये 3250 है, ये 3500 है, मतलब इनके बीच हाइट का डिफरेंस रखा है 250 मीटर। अगले दो में भी हाइट का डिफरेंस कितना रखा है? 250 मीटर। तो ऐसे मैम आप देख रहे हो कि जितने भी इमेजिनरी लाइन है सभी में हाइट का डिफरेंस कितना रखा है आपने? 250 मीटर। ये साइड पर है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टूर इंटरवल। आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैम आपने ये कॉन्टूर इंटरवल हमेशा क्या माना है? कांस्टेंट माना है। ये जो कॉन्टूर इंटरवल है ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रखना है? अगर मैं 200 रख रही हूं तो 200 ही रखना है, 100 रख रही हूं तो 100 मीटर ही रखना है। बोलने का मतलब है, आसान सी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, क्योंकि आप में से कुछ लोग पहली बार भी पढ़ रहे होंगे, तो आसान सी लैंग्वेज में समझाऊं, ये हिल है, ये हिल है। तो मैम मान लीजिए ये वाला जो लाइन मैं बना रही हूं हिल पर, ये कितने मीटर एलिवेशन पे थी? मैम 99 मीटर एलिवेशन पे थी। इसको जब आप प्लॉट करोगे तो मैम इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी शीट के ऊपर। ये कहां पर बना रहे हैं? शीट के ऊपर। अब मुझे बताओ, अगर मैं कॉन्टूर्स बनाती हूं, क्या मैं इस 3D वाली हिल को प्लान की फॉर्म में इजीली दिखा पा रही हूं? अब मान लीजिए इससे ऊपर मैम यहां पर मैंने बोला कि 100 मीटर हाइट वाला एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो 100 मीटर वाले को ज्वाइन करके मैम आपने एक प्रोजेक्शन बना ली, तो 100 मीटर का भी आपने कॉन्टूर बना लिया। वैसे ही मान लेते हैं 101 मीटर। क्या 99 और 100 के बीच में भी कोई कॉन्टूर होगा? क्या 99 और 99 और 100 के बीच में भी कोई कॉन्टूर होगा या नहीं होगा? ये बताना, बोलो। तो मैम आप ऐसे अगर आप इसको शीट पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, पहली काम तो आसान हो गया कि मैं इतनी बड़ी हिल को इस फॉर्म में दिखा सकती हूं अपने कागज पर।
मैं अपनी शीट पर इस तरीके से इस हिल को रिप्रेजेंट कर पा रही हूं, तो इस शीट में मैम क्या दिख रहा है, जो सबसे अंदर वाली एलिवेशन है वो 101 मीटर है, उससे बाहर वाली 100 मीटर है और उससे बाहर वाली 99 मीटर है। वर्टिकल डिस्टेंस को आपने क्या बोला, कॉन्टूर इंटरवल। वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोला, कॉन्टूर इंटरवल। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोला, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोला, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्या इन दोनों के बीच में भी कोई कॉन्टूर होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से इक्वल इंटरवल पर बनाती हूं, बिल्कुल होगा मैम, 99 के बाद 99.1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। अगर आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से काम करना चाहते हो तो आप एक काम करो मैम, कम कम एलिवेशन वाले कॉन्टूर बनाओ। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगी कि ये जो स्लोप है ये किस रेट से बढ़ रही है। मतलब मैं बता पाऊंगी कि यहाँ 99 था, फिर कितने डिस्टेंस के बाद 100 हुआ, फिर कितनी एलिवेशन के बाद 101 हुआ। तो इसका मतलब पहली बात, जब भी मुझे किसी कॉन्टूर को रिप्रेजेंट करना है, मुझे बताना है कि हिल है या फिर वैली है, हमेशा हमारा जो कॉन्टूर इंटरवल होता है इसको कांस्टेंट रखा जाता है। क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो ये आपको नहीं बता पाएगा एग्जैक्टली कि हिल है या फिर हिल की स्लोप कैसी है, कम है या ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करती, एक 99 का लेती, एक 99.5 का लेती, एक 101 का लेती, तो मैं ये नहीं बता पाती एग्जैक्टली कि दो सिमिलर पॉइंट के बीच में हमारी स्लोप कैसे वेरी हुई, मतलब हिल कैसी है। अब आप हिल तो ऐसी भी बना सकते थे ना, एक स्टीप हिल ऐसे बना सकते हो, या मैम हिल ऐसे बना सकते हो, तो हम ये कैसे बताएंगे कि ये कैसे वेरी कर रही है। तो हिल का केस नहीं है, और भी जनरल केसेस में कॉन्टूर इंटरवल याद रखना कांस्टेंट रखा जाता है, ताकि मैं एग्जैक्टली करेक्टली बता सकूं कि मेरा हिल है या वैली है या प्लेन ग्राउंड है, तो उसका एग्जैक्ट पिक्चर में, क्लियर पिक्चर जो है वो मैं ड्रॉ कर सकूं। अगर मैम यहाँ पर आप एक काम करते, अगर आप यहाँ पर एक 99 मीटर का कॉन्टूर बनाते, मान लो 99 का बनाते, फिर उसके बाद अगला अपनी मर्जी से 102 का बना देते, और उसके बाद अपनी मर्जी से यहाँ पर 106 का बना देते, जो कि बन ही नहीं रहा है, तो क्या आपको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो पाएगा कि ये हिल का नेचर कैसा है, बताओ। आप अपनी मर्जी से डिस्टेंस लिए जा रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा कि ये हिल कैसी है, क्या स्टीप स्लोप है या जेंटल स्लोप है या कैसी स्लोप है, ये नहीं रिप्रेजेंट हो पाएगा। ये क्लियर हो गया। तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने क्या ध्यान रखना है, कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है, कॉन्टूर इंटरवल इज वर्टिकल डिस्टेंस, कॉन्टूर इंटरवल इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर कहां से बना सकते हो, इस डायग्राम से दिखा सकते हो। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना रखा है मैंने यहाँ पर, 1 मीटर रखा है, यहाँ पर भी कितना रखा है, 1 मीटर रखा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स। ठीक है, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर। और तीसरी चीज जो मैंने यहाँ पर सीखी कि हमारा जो कॉन्टूर इंटरवल है दैट इज ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट। जो हमारा कॉन्टूर इंटरवल है, कॉन्टूर इंटरवल इज ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट। ये हमेशा हम सेम रखेंगे। अगर 1 रख रहे हैं तो 1 मीटर ही रखेंगे, 2 मीटर रख रहे हैं तो 2 ही रखेंगे। कोई डाउट किसी को यहां तक, कोई डाउट किसी को यहां तक, बोलिए। अब यहां से पेपर में एक सवाल तो ये बन गया कि कॉन्टूर्स क्या होते हैं। ये इमेजिनरी लाइन है जो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को ज्वाइन करती है। दूसरा सवाल ये बन गया वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, कॉन्टूर इंटरवल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टूर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। कॉन्टूर इंटरवल हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है। ये जो 4 स्टेटमेंट बोली, चारों आपके सवाल हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है, देखिए। यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कॉन्टूर इंटरवल कितना रखना है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको ऑप्शंस दिए होंगे
या तो पहचानना होगा किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, या पहचानना होगा किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। मैं पहले आपको सारे बिल्कुल सिंपल समझाऊंगी, आप आराम से मेरे आंसर करते जाना है, बस वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। क्या आप सबको पता है कि स्मॉलर स्केल और लार्जर स्केल का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। पहला क्लास तो सबने देखी होगी। अगर मैं पूछूं स्मॉलर स्केल और लार्जर स्केल, मैं एक बना रही हूं यहां पर, स्केल A इज इक्वल टू 1/10, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा कि एक स्केल B इज इक्वल टू 1/1000। कौन सा वाला स्मॉलर स्केल है? A स्मॉलर स्केल है या फिर B स्मॉलर स्केल है? तो ये हमने पहले चैप्टर में सीखा था। जब मुझे निकालना है कि स्केल छोटा है या स्केल लार्जर है, तो हम उसका डिनोमिनेटर देखेंगे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा। इस 1/1000 का मतलब है कि ग्राउंड की 1000 यूनिट को आपने शीट पे 1 माना है, तो यहां पर इतनी बड़ी चीज को इतना छोटा करके दिखाया है, और मैम इसमें 10 यूनिट को 1 करके दिखाया है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो मैम ये हमारा स्मॉलर स्केल है, ये हमारा लार्जर स्केल है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने आपको मैप और प्लान में डिफरेंस बताया था, तो मैप और प्लान में किसका स्केल छोटा हुआ करता था? आंसर कीजिएगा। मैप और प्लान में जब हमने डिफरेंस देखा था, जब हमने मैप एंड प्लान में डिफरेंस देखा था, तो मैम स्केल का ही डिफरेंस था। जो मैप होता है, क्या उसका स्केल स्मॉल होता है एज कंपेयर टू प्लान? स्मॉलर स्केल वाले को मैप बोल देते हैं, लार्जर स्केल वाले को प्लान बोल देते हैं, ये भी हमें पता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, हर बड़ी चीज को बहुत छोटा करके दिखाया था, किस में दिखाया था? बहुत बड़ी चीज बहुत छोटी होके दिख रही थी, मैप में दिख रही थी या प्लान में दिख रही थी? तो मैम आपने क्या बोला था कि अगर आपको डिटेल सर्वे करना है, आपको बड़ी बड़ी होके सारी चीजें दिखानी है कि ये चीज कहाँ है, बिल्डिंग कितना दूर है, ट्री कितना दूर है, तो वहां पर आपको प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया के मैप में नहीं दिखा सकते कि एक छोटी सी जगह पे पेड़ कितना दूर है, रिवर कितना दूर है, हम हर चीज नहीं दिखा पाएंगे। तो अब क्या होता है, इसका मतलब मैम स्केल जब छोटा होता है, जब स्केल छोटा होता है तो ये वाला चीज मैप में बनाई थी, तो मैम यहां पर तो ऑलरेडी इतनी बड़ी चीज को बहुत छोटा करके दिखाया है। अब मुझे इसके लिए सेलेक्ट करना है कॉन्टूर इंटरवल में क्या लूं। अब दिमाग में आपने सिर्फ एक चीज लानी है अभी, प्लान और एक मैप, याद है ना? इंडिया का मैप याद कर लो, और प्लान में आप किसी भी एरिया का जो ऑफसेट वाला डायग्राम था वो याद कर लो, जिसमें हमने मेन सर्वे लाइन और टाई स्टेशन वो पढ़े थे, एक वो ग्राउंड याद कर लो। मुझे दोनों केस में कॉन्टूर दिखाने हैं, दोनों केस में कॉन्टूर दिखाने हैं। कॉन्टूर इंटरवल का मतलब होता है कितनी कितनी हाइट का डिफरेंस रखूं मैं दो कॉन्टूर्स के बीच में। अब क्या मैं ये बोल सकती हूं कि मैप में तो पहले से ही इतनी बड़ी चीज इतनी छोटी करके दिखाई है, अगर आप उसमें कॉन्टूर इंटरवल बहुत पास ले लेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। इमेजिन कीजिए जरा इंडिया का मैप, अगर मैं बोलूं कि मैम इसमें अगर आप कॉन्टूर मैप बहुत ज्यादा पास दिखाओगे, जैसे ये दिख रहा है, अगर मैम बहुत पास दिखाओगे तो क्या होगा? अगर कॉन्टूर इंटरवल आप स्मॉल रखोगे तो यहां पर ऐसे बोल सकती हूं कि कॉन्टूर्स की वजह से ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत सारे कॉन्टूर इतनी पास आ जाएंगे कि मेरे को पता ही नहीं चल पाएगा कि ग्राउंड में है क्या चीज, चल क्या रहा है यहाँ पर, है कि नहीं? मैम मैप में आप कॉन्टूर को बहुत पास बनाओगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हिल है वैली है, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे अच्छे से। तो जब स्केल छोटा है, स्केल छोटा मतलब मान लो इंडिया का मैप है, अगर उसमें कॉन्टूर दिखाने हैं मुझे ताकि मैं साफ क्लियर देख सकूं, तो मेरे को कॉन्टूर इंटरवल क्या रखना पड़ेगा? तो मुझे कॉन्टूर इंटरवल क्या रखना पड़ेगा? क्या आंसर होगा आपका? तो मैम इसमें कॉन्टूर इंटरवल हम क्या रखेंगे? लार्ज रखेंगे। कॉन्टूर इंटरवल लार्ज रखेंगे ताकि मैं आसानी से देख सकूं कि कॉन्टूर लाइन कहां से जा रही है। उसी केस में मैम जो आपने दूसरा केस बताया ना आपको, जो मैंने आपको दूसरा केस बताया कि मान लीजिए ये एक एरिया का सर्वे कर रही थी, यहां से मैं ऑफसेट लेते हुए अलग अलग पॉइंट्स को लोकेट करती हुई जा रही थी, तो इस केस में अगर कॉन्टूर बनाने हैं तो मैम इस केस में आप पास बना लो, ये आप पास भी दिखा लो, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा वैसे ही स्केल जो है पहले ही बड़ा है, तो ओवर क्राउडिंग होगी नहीं। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि स्केल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टूर इंटरवल? यस और नो? स्केल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टूर इंटरवल। तो पहली बात ये याद रखनी है आपको। तो यहां पर क्या लिख सकती हूं?
scale of map is inversely proportional to contour interval. क्लियर हो गया? क्यों? contour interval. तो इसके बारे में हम एक लाइन लिख लेंगे कि क्यों होता है ऐसा. scale inversely proportional to contour interval हमें क्यों लेना है? किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बताइए. if scale is small, contour and the contour interval is kept large. यहाँ लिख देती हूँ. if point करके, if scale is small and contour interval is kept large. Scale is small, contour interval is kept large. क्यों? ताकि overcrowding, so that there is no overcrowding, so that there is, किसी को कोई डाउट हो इस पॉइंट में? there is no overcrowding. ओवरक्राउडिंग मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे कॉन्टूर्स दिख जाएंगे. देयर इज नो ओवरक्राउडिंग ऑफ कॉन्टूर्स. देयर इज नो ओवरक्राउडिंग ऑफ कॉन्टूर्स. क्लियर होगा? ठीक है. सो इफ स्केल इज स्मॉल, कॉन्टूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज, ताकि देयर इज नो ओवरक्राउडिंग ऑफ कॉन्टूर. और अगर स्केल ऑफ द मैप इज लार्ज, कॉन्टूर इंटरवल हमारा स्मॉल हम रख सकते हैं, क्योंकि उसमें ओवरक्राउडिंग वाली चीज नहीं आएगी. तो इतना नहीं पूछेंगे, आपको पूछा जाएगा डायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली रिलेटेड है. कोई डाउट तो नहीं है कि इनवर्सली रिलेटेड होगा? तो सेम लिख सकते हैं. इफ स्केल इज लार्ज, कॉन्टूर इंटरवल इज केप्ट स्मॉल. ठीक है. तो इसलिए यहीं से क्लियर हो जाएगा. इफ सेम लाइन लिख लेना. इफ स्केल इज लार्ज, then if scale is large, contour interval may kept small, ताकि हम और ज्यादा प्रिसाइजली और क्लियरली काम कर सके. ठीक है. अगले फैक्टर पर आते हैं. आप मुझे एक बात बताइएगा. अब एक ये हो गया मैम, एक किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? पहला फैक्टर. अगर आपको बहुत डिटेल में ग्राउंड को देखना है, अब इसको भूल जाइए, स्केल को भूल जाइए, स्केल हमने साइड रख दिया. अगर मुझे बहुत डिटेल में देखना है कि ग्राउंड में कैसा राइज हुआ है, फॉल हुआ है, जो हिल है उसका जो स्लोप है वो बहुत स्टीप है या फिर स्लोप कम है, बहुत ज्यादा प्रिसाइजली देखना है. आप पर्सनली बताओ, कॉन्टूर इंटरवल कम रख के आपको ज्यादा पता चलेगा या ज्यादा रख के पता चलेगा? बताओ. अगर मुझे डिटेल मैप चाहिए, तो मैं कॉन्टूर इंटरवल क्या रखूंगी? So for detail design, बोलो तो क्या रखूंगी? अगर मुझे डिटेल मैप चाहिए तो मैं क्या रखूंगी? हाँ, कॉन्टूर इंटरवल को कम रखूंगी या ज्यादा रखूंगी? मतलब बोलने का मतलब है, ये हिल में मुझे प्रिसाइजली चाहिए कि किस रेट से मैम स्लोप वेरी कर रही है. तो मैम आप इस स्लोप को वेरी करना अगर अच्छे से देखना चाहते हैं, बहुत प्रिसाइजली देखना चाहते हैं, तो आप कॉन्टूर इंटरवल जितना कम रखोगे उतना ज्यादा ही आपको ज्यादा डिटेल में पता चलेगा. सो फॉर डिटेल डिजाइन, कॉन्टूर इंटरवल में केप्ट स्मॉल. कॉन्टूर इंटरवल में केप्ट स्मॉल. तो जहां मुझे ज्यादा एक्यूरेसी, तो जहां पर मुझे मोर एक्यूरेसी से काम करना हो, ज्यादा एक्यूरेसी से काम करना हो, और मैं बोल सकती हूं मोर प्रिसाइजली काम करना हो, इन दोनों शब्द के मतलब में डिफरेंस हम मिसलेनियस में पढ़ेंगे. तो फॉर मोर एक्यूरेसी एंड मोर प्रिसाइजली वर्क, कॉन्टूर इंटरवल इज केप्ट स्मॉल. तो जहां डिटेल में जाना है, एक्यूरेट जाना है, तो वहां पर आप इसको छोटा रखोगे. अब अगली चीज बताना, किस केस में आपको सर्वे करने में ज्यादा टाइम लगेगा? अगर आप कॉन्टूर इंटरवल छोटा रखो या कॉन्टूर इंटरवल बड़ा रखो, किस केस में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ये बताना. अब आप किसी एरिया पे सर्वे कर रहे हो, तो पहले तो आप क्या कर रहे थे, 1-1 मीटर के हाइट पर आप आरएल निकाल रहे थे. फिर आप अगर कॉन्टूर इंटरवल छोटा रख लेते हो, तो मुझे बताइए किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? तो ऑब्वियस ही बात है मैम, अगर आप 2 केसेस बता रहे हो, एक केस में मेरे को यहां पर 1 कॉन्टूर, 2 कॉन्टूर, 3 और 4 देखने को मिल रहे हैं, और दूसरे में मुझे जब मैंने छोटा कॉन्टूर इंटरवल रखा है तो इसी हिल में मुझे 12 कॉन्टूर्स बन रहे हैं और यहाँ 4 बन रहे हैं.
किस में टाइम ज्यादा लग रहा है मैम? जब छोटा कॉन्टूर इंटरवल है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ टाइम के साथ आपका, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो कॉन्टूर इंटरवल कम रख लो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कॉन्टूर इंटरवल ज्यादा रख लो। तो टाइम के साथ कॉन्टूर इंटरवल क्या हो जाएगा? टाइम के साथ कॉन्टूर इंटरवल डायरेक्टली रिलेट होगा या इनवर्सली रिलेटेड होगा? तो इनवर्सली रिलेट है कि अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास इनफ टाइम है तो कॉन्टूर इंटरवल में छोटा रख के काम कर सकती हूँ। अगला फैक्टर क्या डिपेंड करता है, अभी उनको लिख लेते हैं तीनों पॉइंट्स को, पहले समझ लीजिए। मान लीजिए एक सीधा ग्राउंड है, मान लीजिए सीधा ग्राउंड है, जिस रूम में आप बैठे हो उस तरीके का फ्लैट ग्राउंड है। अगर उस तरीके का फ्लैट ग्राउंड है तो सुनना मेरा क्वेश्चन, मैम फ्लैट ग्राउंड है, मैंने इंस्ट्रूमेंट को रखा, मैंने पहली रीडिंग ली, ये 100 मीटर आई, मैंने यहां पर रीडिंग ली, ये भी 100 आई, मैंने मैम यहां पर रीडिंग ली, ये 99.8 मीटर आई, यहां पर रीडिंग ली तो मैम ये 99.9 मीटर आई। क्या मैं बोल सकती हूं कि अगर मैम एक सीधा फ्लैट ग्राउंड मुझे दिख रहा है वहां मैक्सिमम पॉइंट का आरएल सेम होगा? यस और नो? वहां पर मैम अगर इसके आप आसपास और जितने भी पॉइंट्स का आरएल निकालोगे तो इसका आरएल मैक्सिमम का 99.9, 101.1, क्या ऐसे होगा इन सबके बीच का आरएल अगर फ्लैट ग्राउंड होगा? यस और नो में आंसर करना। हाँ मैम अगर सीधा ग्राउंड है तो मैक्सिमम एलिवेशन सेम सेम ही निकल कर आएगी। तो अगर मैक्सिमम एलिवेशन सेम सेम आ रही है लेकिन फिर भी मुझे देखना है कि ग्राउंड में जो माइनर भी अगर राइज या फॉल हो रहा है और मैं यहां पर कॉन्टूर इंटरवल लेना चाहती हूं, तो मुझे बताओ अगर मैं कॉन्टूर इंटरवल यहां पर 1 मीटर का रखती तो इसका मतलब क्या था मैम? 100 मीटर का एक कॉन्टूर आता और 101 का एक आता। क्या मैं दो कॉन्टूर लाइन से समझ पाऊंगी कि ग्राउंड कैसा है? 100 और 101 के मैम इस ग्राउंड पे दो ही कॉन्टूर मिल रहे हैं। अब मैम अगर सीधा ग्राउंड है, बिल्कुल फ्लैट है, सारे आरएल सेम ही है, तो उस केस में मुझे कॉन्टूर इंटरवल क्या रखना पड़ेगा? छोटा या बड़ा? स्मॉल रखना पड़ेगा या लार्ज रखना पड़ेगा? तो मैम अगर हमने 10-10 मीटर का कॉन्टूर इंटरवल रख लिया तो हो सकता है ग्राउंड में मुझे दूसरा कोई लाइन मिले ही ना जिसका 10 मीटर का एलिवेशन का डिफरेंस था। समझ रहे हो? क्योंकि सारी लाइन्स का सेम सेम है। तो यहाँ मैम एक 100 का कॉन्टूर मिल जाएगा, एक 101 का मिल जाएगा, एक 99 का। अगर मैम मैं यहाँ पर 5 मीटर रखती कॉन्टूर इंटरवल तो यहाँ पर 100 का एक आता, 95 का एक भी नहीं आता। तो एक कॉन्टूर से तो इस ग्राउंड का कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ अगर फ्लैट ग्राउंड होगा तो कॉन्टूर इंटरवल छोटा रखना पड़ेगा, कम डिस्टेंस पर मुझे आरएल निकालना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको डिटेल में बता सकें कि फ्लैट ग्राउंड कैसा है। अगला बताना, अब तीसरी चीज आ गई पैसों की, तीसरी चीज आ गई पैसे की। तो पैसे की चीज टाइम के साथ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका टाइम ज्यादा लग रहा है सर्वे करने में, आपको मैंने बोला कि जाओ एक हिल का एक्यूरेट काम करके आओ, और एक्यूरेट काम करके आओ, जितना एक्यूरेसी से काम करोगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलना मतलब फंड्स मिलना। तो मैंने जितना एक्यूरेटली से बोला, तो मैंने बोला हर एक्यूरेसी के साथ आपका 10 गुना पैसा बढ़ जाएगा। तो अब आप क्या बोलोगे कि मैं और एक्यूरेसी से काम करता हूं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, अब अगर आप एक्यूरेसी पे जाएंगे क्या आपको टाइम लगेगा? टाइम तो लगेगा। तो मैम जब हमारे पास अच्छे अमाउंट में फंड्स अवेलेबल हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छे से टाइम लेकर छोटा छोटा कॉन्टूर इंटरवल लेकर प्रिसाइजली उस एरिया का सर्वे करेंगे। तो एक फैक्टर ये भी आता है कि अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल बहुत ज्यादा हैं तो आप अच्छे से टाइम लीजिए और उस एरिया पर कॉन्टूर्स ड्रॉ करिए। अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल कम है तो आप उस केस में क्या करेंगे, चुपचाप अपना काम निपटाने वाले काम करोगे। आप कॉन्टूर इंटरवल ज्यादा लेकर आराम से जल्दी जल्दी अपना काम कर दोगे। तो जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उस काम को करने में उतना ज्यादा उसका टाइम के साथ साथ पैसा भी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर बाकी फैक्टर्स लिखे हैं कि कॉन्टूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज जब टाइम कम है। तो मतलब कि कॉन्टूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फ्लैट ग्राउंड है तो कॉन्टूर इंटरवल हम छोटा रखेंगे, बट फॉर द स्टीप स्लोप कॉन्टूर इंटरवल इज स्मॉल। अच्छा अगर हम स्टीप स्लोप की बात करें, स्टीप स्लोप की बात मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी, स्टीप स्लोप की बात अभी मैंने आपको स्लोप जब समझाऊंगी तो वहां पर बताऊंगी। ये मेरा स्टीप स्लोप आती है। स्टीप स्लोप मतलब मैम इस तरीके से, अगर ऐसी कोई स्लोप है, इसमें आप यहां पर ऐसे कॉन्टूर बनाते तो स्टीप स्लोप की कहानी आगे समझाती हूँ। सो फ्लैट ग्राउंड स्टीप स्लोप आगे डायग्राम में बना के दिखाती हूँ। सो फॉर फ्लैट ग्राउंड कॉन्टूर इंटरवल इज केप्ट स्मॉल, पर फॉर स्टीप स्लोप कॉन्टूर इंटरवल इज केप्ट
लार्ज, स्टीप स्लोप कॉन्टूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज। इसको करेक्ट कर दिया है मैंने, तो पीडीएफ में भी गलत नहीं जाएगा। क्यों रखा जाता है ज्यादा, मैं आपको समझाती हूँ। मतलब स्टीप स्लोप में कॉन्टूर इंटरवल ज्यादा क्यों रखेंगे, अभी समझेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्टूर इंटरवल केप्ट लार्ज व्हेन फंड्स आर लेस। तो लास्ट वाला भी क्या होगा कि अगर हमारे पास फंड्स कम है तो हम कॉन्टूर इंटरवल क्या कर सकते हैं मैम, कॉन्टूर इंटरवल फंड्स के साथ डिपेंड करेगा। ये ज्यादा रखेंगे अगर हमारे पास पैसे कम है, अगर पैसे ज्यादा होते तो हम इसको कम रख सकते थे। स्लोप वाली कहानी अभी पढ़ेंगे क्योंकि मैंने हिल्स आपको समझानी है इसके बाद, तो उसमें स्टीप स्लोप और जेंटल आनी है, ठीक है। समझ गए, यहां तक आसान चल रहा है, कुछ भी नहीं है। बोलिए, ये सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए कि कॉन्टूर इंटरवल हमें कम रखना है या ज्यादा रखना है, किस पे डिपेंड करता है। कॉन्टूर इंटरवल हमें कम रखना है या ज्यादा रखना है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज क्या आती है। अब अगला जो यहाँ पर तीसरा टॉपिक है, ये कॉन्टूर का तीसरा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइंस। चौथा टॉपिक है कॉन्टूरिंग करते कैसे हैं, और कॉन्टूर चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो ये स्टीप स्लोप अभी मैं समझाती हूँ। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइन में एक प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, अभी लिखना मत, मैंने आगे डेफिनेशन में डिफाइन किया हुआ है। तो मुझे एक आंसर करना, अगर ये एक कॉन्टूर लाइन है जो 100 मीटर एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, और ये एक कॉन्टूर लाइन है जो 99 मीटर वाले एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, अगर ये दोनों कॉन्टूर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से क्या ये कंक्लूजन निकल रहा है कि ए पॉइंट जो है वो 99 मीटर एलिवेशन पर भी है और वो 100 मीटर एलिवेशन पर भी है। सिमिलरली बी पॉइंट का भी सेम ही केस है कि वो ए 99 मीटर पर भी है और 100 पर भी है। तो क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है प्रैक्टिकली कि मीन सी लेवल से एक ही पॉइंट की हाइट 99 भी हो और 100 भी हो? क्या ऐसा हो सकता है? या मैं बोलूं कि फ्लोर से अगर मेरी हाइट 5-4 है तो वो 5-4 भी हो सकती है, 5-6 भी हो सकती है। क्या वो अलग अलग हो सकती है? मीन सी लेवल से अगर मैं अपनी एलिवेशन निकालूंगी डिफरेंट पॉइंट्स की, तो एक ही पॉइंट तो सेम ही हाइट पे होगा ना। तो मैम अगर आप यहां से हाइट लोगे तो या इसकी हाइट 99 होगी या इसकी हाइट 100 होगी। एक ही पॉइंट दो अलग अलग एलिवेशन पर नहीं होता। तो इसका मतलब कॉन्टूर लाइन की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। इट शुड नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर मैम ये इंटरसेक्ट करते हैं तो ये बताता है कि एक पॉइंट दो अलग एलिवेशन पर है। तो यहां से आती है हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब यहां पर आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टूर लाइन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? टू कॉन्टूर लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो कॉन्टूर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो ये बता रही है कि एक ही जगह दो अलग अलग एलिवेशन पर है। आगे क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। एक्सेप्ट इन केस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आया है और अभी भी आता है, एसएससी में भी आता है। किस केस में आपको दो कॉन्टूर लाइन इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देगी? इंटरसेक्ट का मतलब है दो लाइंस एक दूसरे को कटती हुई दिखाई देंगी। दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हुई दिखाई देंगी। अब ओवरहैंगिंग क्लिफ का एक तो ये फोटो है मेरे पास, दूसरा आप ओवरहैंगिंग क्लिफ इस तरीके से देख सकते हो। तो ओवरहैंग मतलब ये ओवरहैंग कर रहा है ना, देखो बाहर की तरफ। इतना तो मैम हाइट एच थी, लेकिन इसका आधा पोर्शन जो है वो क्या कर रहा है? ओवरहैंग कर रहा है, इससे बाहर जा रहा है। तो मैम ओवरहैंगिंग क्लिफ में अगर आप बोल रहे हो कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट मैम 500 मीटर एलिवेशन पर भी होगा, ये 400 मीटर एलिवेशन पर भी होगा? तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं, इंटरसेक्ट करती हुई सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि यहां पर कौन सा पोर्शन है मैम? यहां पर ओवरहैंग वाला पोर्शन आ रहा है। ये वाला कौन सा पोर्शन है? ओवरहैंग, जो बाहर की तरफ जा रहा है। इस तरीके से इसका डायग्राम ही कुछ इस तरीके से बना है। अगर ये इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सेम मतलब दो पॉइंट सेम ही एलिवेशन पर है। इसका मतलब है कि मैम ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें हमें दो कॉन्टूर लाइन क्रॉस करती हुई दिखाई देती हैं, पर मतलब ये नहीं होता कि वो सेम एलिवेशन पर है। अब आप यहां पर देख लीजिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट और मैं आपसे बोलूं ये वाला पॉइंट जो है ये 500 मीटर की एलिवेशन पर है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है वो 500 मीटर की एलिवेशन पर है, वहीं ये वाली लाइन जो है ये हमारी ये 400 मीटर एलिवेशन और 500। ध्यान से देखना, फिर से मैंने क्या बोला
ये वाली लाइन जो है ये हमारी 400 मीटर एलिवेशन पर है, ये वाली लाइन 500 मीटर एलिवेशन पर है। पर जब मैं इनका प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगी, तो इन दोनों, मैम इस वाले का प्रोजेक्शन आप 400 दिखा रहे हो और इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन आप 500 दिखा रहे हो, तो ये दोनों लाइन आपको यहां पर कट करती हुई दिख रही है। एक कॉन्टूर लाइन मैम यहां से जा रहा है और दूसरा कॉन्टूर लाइन मैम यहां से जा रहा है। तो यहां पर कट होता हुआ पोर्शन कौन सा दिख रहा है? ये वाला कट होता हुआ पोर्शन दिख रहा है ये। तो क्या ये बोल रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा सेम एलिवेशन पर है, या फिर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट ये दोनों अलग अलग एलिवेशन पर ही होंगे ना? इसमें थोड़ा सा डायग्राम में वो कर दिया हुआ है, पर ये वाला अगर एलिवेशन देखो मैम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम एलिवेशन पर है। 500 मीटर एलिवेशन वाला ये बन गया मैम और 400 मीटर एलिवेशन वाला कॉन्टूर ये बन गया। दोनों यहाँ कट करते हुए मिल रहे हैं, पर दोनों इंटरसेक्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सेम एलिवेशन पे। क्या ये समझ में आया आपको? दोनों अलग अलग है ना। तो मैम एक लाइन तो यहां से आ रही है, ये 400 वाली, ध्यान से देखिएगा, ये 400 वाली समझ में आया कि नहीं बताइए एक बार। मैं इस डायग्राम में थोड़ा हाईलाइट वाला पोर्शन जो है ये वाला 400 मीटर कर देती हूँ, क्योंकि ये मुझे पता था यहाँ पर बनाना मुश्किल होगा, तो इसलिए इसको हमने पहले से बना दिया था। ये हमारा 400 मीटर वाली लाइन हो गई, ठीक है, ये 400 मीटर वाली लाइन होगी। अगर मुझे यहाँ पर ये शो करना है हमारी 500 मीटर वाली, तो मैम ये वाली लाइन यहां से आ रही है और यहां से आ रही है, तो ये 500 मीटर वाली हो गई। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर और यहां पर ये कट करती हुई दिख रही है। क्लियर हो गया? तो एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस बात का ध्यान रखना, जहां पर क्या लिखा है, डू नॉट इंटरसेक्ट, लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछेगा? अगर दो लाइन आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे तो वो कौन सा केस है? तो आंसर क्या होगा? ओवरहैंगिंग क्लिफ। ठीक है, आगे चलें। ओवरहैंगिंग क्लिफ। अब देखिए, अब यहीं से दूसरा सवाल मेरा ये बनता है कि क्या दो कॉन्टूर लाइंस एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे सकती है? ये तो हो गया कट होती हुई, एक लाइन दूसरे को कट कर रही है, एक लाइन दूसरे को कट कर रही है। अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्या एक पॉइंट पे मिलना? मिलने का मतलब क्या हुआ मैम? यहां पर ये ऐसे करके, ये ऐसे करके आपने तीन कॉन्टूर बनाए। बाहर वाला मान लो 100 मीटर का था, फिर 101 का था, 102 का था। आपने दिखाया ये तीनों कॉन्टूर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो एक पॉइंट पे मिलने का मतलब है कि ये वाली जगह तीन अलग अलग एलिवेशन पर है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता भी नहीं है। तो यहां पर क्या देखेंगे? इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ, जो ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेगी, जो ज्यादातर आपको जनरली फाउंड नियर द सी, मतलब सी के आसपास ही देखने को मिलता है। कॉन्टूर लाइन कोइंसाइड विद ईच अदर। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन है, किस केस में आपको ऐसा दिखेगा कि सारी कॉन्टूर लाइन एक पॉइंट पे मिलती हुई दिख रही है? तो ये किस तरीके की क्लिफ है मैम? एक साइड से तो बिल्कुल वर्टिकल है और दूसरी साइड से इस पे स्लोप है। तो अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन यहां बनाती हूँ, एक इमेजिनरी लाइन यहां बनाती हूँ, तो यहां वाली लाइन का अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊंगी तो वो तो यहाँ प्रोजेक्शन एक ही पॉइंट पे मिलता हुआ दिखाई देगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आपको दो पॉइंट्स या दो कॉन्टूर लाइन कोइंसाइड एक ही जगह पर मिलती हुई दिखाई दे, तो आपका आंसर क्या होगा? वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो आपका वर्टिकल क्लिफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके हो गए, ये आपके हो गए 2-3 क्वेश्चन यहां से, कि दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दूसरा इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है तो ओवरहैंगिंग क्लिफ है। अगर एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोइंसाइड करती हुई दिखा रही है, तो वो हमारा वर्टिकल क्लिफ है। ठीक है, तो ओवरहैंगिंग और वर्टिकल क्लिफ में कोई डाउट किसी को? ये दोनों केस है। ये वाला केस हमारा वर्टिकल क्लिफ है, ये वाला केस हमारा वर्टिकल क्लिफ है, और ये हमारा ओवरहैंगिंग क्लिफ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये क्या पॉइंट लिख रहा है यहां पर, देखिए, अ सेट ऑफ क्लोज कॉन्टूर having higher elevation inside and lower elevation outside represent the hillock। तो मैम hillock बोले या हिल बोले तो एक ही बात है, हिल बोले या हिल्लोक बोले एक ही बात है। तो वो कॉन्टूर जिसमें हायर एलिवेशन इनसाइड आए और बाहर कम एलिवेशन वाले पॉइंट हो। तो इसको अगर मैं डायग्राम से देखूं तो अभी हमने बनाया भी था, अभी आप देखिएगा। तो यहां पर मैंने क्या देखा, ये वाला जो पॉइंट है ये 600 मीटर एलिवेशन पे है, इसका प्रोजेक्शन बना दिया बीच में 600 मीटर का। ठीक है ही नहीं पॉइंट यहां पर। अच्छा मैम, यहां पर आपने एक लाइन बनाई,
यहाँ पर आपने ये वाली जो लाइन बनाई है ये कितने मीटर एलिवेशन पर है, ये मैम इसको आपने 550 मान लिया है। देखिए तो ये वाली एक लाइन, ये वाली हमारी यहाँ पर एक कॉन्टूर लाइन ये हो गई और एक कॉन्टूर लाइन ये हो गई। तो ये वाला पॉइंट सबसे नीचे लाई कर रहा है, तो ये हमारा 500 मीटर एलिवेशन पर है। सबसे नीचे वाला पॉइंट 500 मीटर, तो पहला हमारा जो कॉन्टूर बन गया वो 500 का बन गया। उसके बाद मैम जो उससे ऊपर वाला पॉइंट लिया आपने 50 मीटर कॉन्टूर इंटरवल रखा है। तो जब हमारी कॉन्टूर की मतलब वैल्यूज इनसाइड जाते हुए इंक्रीज हो रही है, तो मैम देखो 550 हो गया। तीसरी वैल्यू मैम यहां से लेकर यहां आ रही है, तो ये कॉन्टूर हमने 600 का बनाया। वर्टिकल डिस्टेंस या कॉन्टूर इंटरवल 50 मीटर है। तो जब आप देख रहे हो शीट पे, जब आप देखोगे, अब बात काम मुद्दे की बात ये है कि जब मैं शीट पर देखती हूं तो ये लाइन से ही मैं बता सकती हूं कि वो हिल है या फिर वैली है। कैसे? सबसे बाहर वाली की वैल्यू सबसे कम, अंदर की उससे ज्यादा है, उससे अंदर की उससे ज्यादा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हिल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इससे ऑपोजिट केस क्या है? इससे ऑपोजिट केस अ सेट ऑफ कॉन्टूर हैविंग लोअर एलिवेशन इनसाइड, इसका ही ऑपोजिट लोअर एलिवेशन जिसमें इनसाइड होगी और हायर एलिवेशन आउटसाइड रिप्रेजेंट द डिप्रेशन। चाहे वो रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है, वैली हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? रिवर हो सकता है, वैली या लेक। मैम अगर ये लेक भी है या तो ये इस तरीके से होगी। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट यहां पर रखूंगी तो इस पॉइंट का एलिवेशन निकाला, मान लो वो 101 आया, फिर मैम इस पॉइंट का एलिवेशन निकालेंगे तो वो 101 से कम आएगा, मान लो वो 100 आया। इस पॉइंट का एलिवेशन निकाला वो 99 आया, यहां का निकाला 98 आया। तो सेम चीज 98, 99, 100। तो मैम जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो बाहर वाला कॉन्टूर बन गया 100 मीटर वाला, उससे अंदर वाला जो कॉन्टूर बन गया वो 99 वाला, उससे अंदर वाला जो कॉन्टूर बन गया वो हमारा 98 वाला। तो आप क्या देख रहे हो? बाहर सबसे ज्यादा वैल्यू थी, अंदर जाते जाते डिक्रीज हो गई। तो अगर हायर आउटसाइड रिप्रेजेंट क्या करेगा कि ग्राउंड में डिप्रेशन आया है। ग्राउंड में डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या हो सकता है? रिवर भी हो सकती है, लेक भी हो सकती है, वैली भी हो सकती है। तो डिप्रेशन और हिल का दोनों पॉइंट क्लियर है आपको कि कब आपका जो कॉन्टूर होगा वो हिल रिप्रेजेंट कर रहा है और कब वो आपका वैली रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक आंसर कीजिएगा मुझे अगर कुछ पूछना है। क्लियर होगा? क्या आप कॉन्टूर्स को देख के आप बता पाएंगे? जैसे आप मेरे को ये नहीं पता है, ये नहीं पता है कि ये कैसा दिख रहा है। मेरे पास जो फाइनली मेरे पास जो शीट आई है ना, मुझे इसको देख के बताना है कि ये मैप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने मैप में कॉन्टूर देखा, अंदर देखा 90 है, 95 है, 100 है, तो अंदर से बाहर की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ग्राउंड में डिप्रेशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, दो इंटरसेक्ट नहीं करेगी कॉन्टूर लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी होगी कोइंसाइड नहीं करेगी। तीसरी प्रॉपर्टी अंदर की तरफ जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होगी तो हिल है, और अगर अंदर की तरफ जाते हुए वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो वैली है। 4 प्रॉपर्टीज यहां से क्लियर हो गई। अगली जो प्रॉपर्टी है उसके लिए ध्यान से देखिएगा, मैं पहले डायग्राम में आपको समझाती हूं। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर एक हिल है, एक हिल देखना, उसकी मैं 2 स्लोप दिखा रही हूं, ये एक ही हिल है। अब आपको स्टीप वाला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। ये हिल है और मैं अगर इसके कॉन्टूर्स बनाना चाहती हूं, मान लीजिए ये इसका बेस हो गया, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैम ये वाली साइड ज्यादा स्टीप है और ये वाली साइड जो है ये हमारी जेंटल स्लोप है। अगर स्लोप कम है तो उसको मैं जेंटल बोल दे रही हूँ। स्टीप का कैसे समझ सकते हो? यहां से कुछ चीज फेंकोगे तो जल्दी नीचे आ जाएगी, यहां से कुछ फेंकेंगे तो लेट नीचे आएगी। ये जो स्लोप है ये इसके कंपैरिजन में कम है। अच्छा, अब मैम मान लेते हैं कि ये वाले ग्राउंड का पॉइंट जो था ये 100 मीटर की एलिवेशन पर था। तो अगर 100 मीटर एलिवेशन का आप कॉन्टूर बनाएंगे तो आप इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लीजिए, आप इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लीजिए, और प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के बाद आप पहला कॉन्टूर दिखा दो सबसे बाहर, कितने मीटर एलिवेशन वाला? 100 मीटर एलिवेशन वाला। इससे ऊपर मान लो मैंने 1-1 मीटर का कॉन्टूर इंटरवल रखा। अब ऊपर देखना जरा, अब जहां मैं लाइन बना रही हूं तो इसके ऊपर मैंने अब जो कॉन्टूर इंटरवल बनाया देखना, तो वो बनाया मैम यहाँ पर 101 मीटर का, अगला बनाया 102 मीटर का, अगला बनाया 103 मीटर का, और नेक्स्ट बनाया 104 मीटर का।
अच्छा मैम ये तो हिल पे दिखा दिया, जब आप कागज पे दिखाओगे देखना क्या चीज हो रही है। जब आप इसको कागज पे दिखाओगे तो मैम ये वाला यहां से इस तरफ आया और ये वाली चीज यहां से इस तरफ आई, है ना। एक चीज जो ऑब्जर्व करोगे मुझे बताना, लेफ्ट साइड में प्रोजेक्शन यहां आई और राइट साइड में प्रोजेक्शन कुछ यहां आई। लेफ्ट साइड में प्रोजेक्शन देखो कहां आई और राइट साइड की प्रोजेक्शन, क्या डिफरेंस देख पा रहे हो? लेफ्ट साइड की प्रोजेक्शन और राइट साइड की प्रोजेक्शन, क्या कोई कंक्लूजन निकाल सकता है यहां से? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कोई भी कंक्लूजन जो आप इस डायग्राम को देख के मुझे बता सकते हो कि हाँ इस केस में क्या देखने को मिल रहा है। जो कंक्लूजन बताओगे वही हमारी कॉन्टूर लाइन की अगली प्रॉपर्टी होगी। जो कंक्लूजन बताओगे वही हमारी कॉन्टूर लाइन की अगली प्रॉपर्टी होगी। जल्दी से बता दीजिए। तो देखने से क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि मैम जब हमारी स्लोप जो होती है वो स्टीप होती है, जब हमारी जो स्लोप होती है वो स्टीप होती है तो हमें कॉन्टूर्स बहुत पास पास देखने को मिल रहे हैं। जब हमारी एक साइड, हाँ एक साइड में क्या दिख रहा है, तो हमें कॉन्टूर जो है बहुत पास देखने को मिल रहे हैं और मैम इस केस में कॉन्टूर इस तरफ बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको एक हिल का कॉन्टूर पता चल गया, हिल का कॉन्टूर कैसे पता चलेगा मैम? ये 100 है, ये 101, 102, 103, 104, तो अंदर वाला कॉन्टूर 104 का बना दिया, उसके बाद 103, 102, 101 और ये 100। तो पहली बात पता चल गई मैम ये हिल है। अब मैंने देखना है जब ये कॉन्टूर पास पास होंगे तो वो स्टीप स्लोप बता रहा है, जब ये दूर दूर होंगे तो जेंटल स्लोप बता रहा है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को इस पॉइंट में? क्लोज कॉन्टूर, तो इसी डायग्राम के साथ मैं क्या लिख सकती हूँ? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हो गई इसी डायग्राम के साथ लिख सकते हैं कि जो क्लोज कॉन्टूर है, क्लोज कॉन्टूर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लोज कॉन्टूर रिप्रेजेंट स्टीप स्लोप, रिप्रेजेंट स्टीप स्लोप, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकती हूं? जो हमारा अगर डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टूर इज लार्ज तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेंटल स्लोप। तो कॉन्टूर फार अपार्ट, कॉन्टूर फार अपार्ट रिप्रेजेंट जेंटल स्लोप, रिप्रेजेंट जेंटल स्लोप। समझ गए? जेंटल स्लोप। अब जो मैंने आपको पीछे बताया था, जब मैं आपको बोल रही थी कि हम कॉन्टूर इंटरवल कम रखें या ज्यादा रखें, जब सीधा ग्राउंड है तो मैंने बोला ज्यादा रखो, इस केस में सॉरी कम रखो, जब हमारा फ्लैट ग्राउंड है तो कॉन्टूर इंटरवल कम रखो। वहां पर हमने प्रॉपर्टी क्या देखी कि मैम जब स्टीप स्लोप होता है तो उसमें कॉन्टूर इंटरवल ज्यादा रखना चाहिए। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं यह कॉन्टूर इंटरवल लेती 100 का, 100.1 का, 100.2 का, 100.3 का, क्या ये सारी वैल्यूज या सारे कॉन्टूर इतनी पास आ जाते कि मैं इनकी वैल्यूज यहां बता ही नहीं पाती? मतलब ये बोल सकती हूँ कि एक ही जगह पर बहुत ज्यादा रश हो जाता है कॉन्टूर्स का। अगर मैं जहां पर स्टीप स्लोप है क्या मुझे कॉन्टूर इंटरवल लार्ज रखना पड़ेगा? ये बात से सेटिस्फाई हो आप? मैम क्योंकि अगर हम इसको स्मॉल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। कोई डाउट किसी को तो पूछिए। यहां पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, कोई डाउट किसी को तो पूछिए। समझ गए? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कोई डाउट किसी को? अगली प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो किसी को? ये भी समझ आ गया। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कॉन्टूर्स की, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अब वाटर शेड और रिज लाइन। अब ये वाटर शेड लाइन या रिज लाइन क्या होती है, ये पेपर में इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दी कॉन्टूर से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। हर एक प्रॉपर्टी हम जितनी कॉन्टूर लाइन की बढ़ रही है ना, आप ये मान लो कि सारा एक एक नंबर का सवाल आपका तैयार होता जा रहा है, ये मान लीजिए। क्योंकि आसान है सब्जेक्ट, कुछ चैप्टर तो बिल्कुल ही आसान है, डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो यहां से भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्या बोल रहा है? वाटर शेड लाइन, पहली बात वाटर शेड लाइन और रिज लाइन का मतलब एक ही है। अब इसने बोला है रिज लाइन क्या होती है? द लाइन ज्वाइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सीरीज ऑफ हिल। अब जो हिली एरिया से है, अगर आप कहीं पर ट्रैकिंग करने जाते हो और आप टॉप पे जब होते हो और सामने पहाड़ियों को देख पाते हो, तो आप सीरीज ऑफ हिल को देखोगे। ये एक पहाड़ दिख रहा है, उसके आगे दूसरा पहाड़ दिख रहा है, उसके आगे मैम तीसरा पहाड़ दिख रहा है, तो ये इसको क्या बोल दिया मैंने? सीरीज ऑफ हिल। इसको क्या बोल दिया? सीरीज ऑफ हिल। तो अगर मैम ऐसे सीरीज ऑफ हिल मुझे देखने को मिल रही है, इनके टॉप मोस्ट पॉइंट को
इनका टॉप मोस्ट पॉइंट है ये वाला, ये टॉप मोस्ट पॉइंट को, अब देखो आपने हिल्स का क्या बनाया होगा मैम, आपने यहाँ पर भी अलग अलग कॉन्टूर्स बनाए होंगे, अगर आप देखो तो ये ऊपर भी कॉन्टूर होगा, यहाँ भी कॉन्टूर होगा, यहाँ भी कॉन्टूर होगा, ये पूरे में कॉन्टूर होंगे, है ना। तो अब मैंने क्या लिखा देखो यहाँ पर, द लाइन ज्वाइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सीरीज ऑफ हिल, तो हिल का हाईएस्ट पॉइंट वाली लाइन ज्वाइनिंग, इसको क्या बोलते हैं रिज, इसको क्या बोलते हैं रिज लाइन, क्योंकि अगर आप देखेंगे रिज लाइन और इसको ही वाटरशेड लाइन भी बोलते हैं, इसका हाइड्रोलॉजी से रिलेशन है पर मैं वहां नहीं जाऊंगी अभी, पर इसको वाटरशेड लाइन या रिज लाइन बोलते हैं, पहली बात तो ये। और उसी तरीके से अगर मैं बोलूं ये रिवर बहती हुई देखी सबने, नदी तो बहती हुई देखी होगी ना, तो मैम वैली वाला पॉइंट कैसे है, अब देखो नदी ऐसे बह रही होती है, जब नदी आ रही है तो मान लीजिए आपने बोला कि मैम आप ऐसे ड्रॉ करो कि मुझे समझ में आए, तो जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन जो है कुछ इस तरीके से। अच्छा अगर वो नीचे की तरफ फ्लो कर रही है तो वो तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी से फ्लो करती है, उसमें थोड़ा ना हम कोई पंप वगैरह लगाते हैं, तो मैम यहाँ पर एक लोअर मोस्ट पॉइंट होगा, वैली से ही रिवर बहती है ना, तो वैली से रिवर बहने का मतलब है कि मैम आप कुछ इस तरीके से डायग्राम बना दो, तो ये वैली का लोअर मोस्ट पॉइंट होगा जहां से नदी बह रही होगी, और बह रही होगी इस पॉइंट का एलिवेशन ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, तो जैसे यहाँ का एलिवेशन मान लो 100 है, ये 99 है, ये 98 हुआ, तो जिस डायरेक्शन में एलिवेशन कम होगी मैम उस डायरेक्शन में ही तो रिवर फ्लो कर रही होगी, तो मैं क्या बोल सकती हूँ जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इस वैली का, अब जब आप वैली का कॉन्टूर्स बनाओगे, हिल के कॉन्टूर बनाओगे, तो हिल का एक टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा, वैली का एक लोअर मोस्ट पॉइंट आएगा, तो वैली के लोअर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन, वैली के लोअर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं वैली लाइन, जो इमेजिनरी लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं वैली लाइन, और इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, इसको हम थॉ लेग भी बोलते हैं, THAWLEG होता है, THAWLEG होता है, बाकी मैं एक बार कंफर्म भी कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, यही होता है, क्लियर है। बताइए कॉन्टूर से होता है क्या, कॉन्टूर से नहीं, लाइन, अब देखो अगर मुझे लोअर मोस्ट या हाईएस्ट पॉइंट ढूंढना है तो कॉन्टूर ही बनाना पड़ेगा ना, अगर मुझे हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट देखना है, हाँ THALWEG, नहीं ठीक लिखा है THALWEG, तो ये भी इसका नाम होता है, ठीक है। एनोनिमस वर्मा, क्या बोला आपने, कॉन्टूर से होता क्या है, कॉन्टूर से इतनी देर से यही तो पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्टूर से हम लोग एक कागज पे जो हमारे पास नॉर्मल सी शीट है उसमें हम दिखा पा रहे हैं कहाँ पर हिल्स है, कहाँ पर वैली है, कहाँ से हमारी नदी जा रही है, कहाँ से पहाड़ों का टॉप वाला पार्ट जा रहा है, तो ये सारी चीजों को हम शीट पे देख के बता पा रहे हैं। इंडिया का मैप अगर हम देखें और उसमें अगर हम कॉन्टूर्स बने हुए देखिए तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया प्लेन है, कौन सा एरिया हिली है, पास कॉन्टूर दिखे, हिल दिखी तो आपको पता चल जाएगा हिली एरिया, बस इतना सा मकसद है, ठीक है। तो सुनना, आपको क्या मैंने बोला, रिज लाइन का मतलब क्या होता है मैम, हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन, इसको नाम दे दिया रिज लाइन। वैसे ही अगर ये आप एक वैली दिखा रहे होते जिसमें रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये रिवर है, वैली तो समझते हो ना, दो तरफ पहाड़ है, बीच से पानी जा रहा है, तो जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसको वैली बोलते हैं, तो उन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन, उसको क्या बोल दिया हमने, वैली लाइन बोल दिया। तो यहां से मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, यहां से मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि अगर आप रिज लाइन या वैली लाइन बनाओ तो ये रिज लाइन या वैली लाइन कॉन्टूर को कितने डिग्री के एंगल पर कट करते हुए मिलेंगे, ये कितने डिग्री के एंगल पर कट करते हुए मिलेंगे, कॉन्टूर लाइन की प्रॉपर्टी है, आप बोलेंगे 90 डिग्री पर। सिमिलरली मैम वैली लाइन और कॉन्टूर दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। ये इसका अगला क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नहीं, सिंबल्स नहीं है, सिंबल्स नहीं है, ये जो पहली वाली स्लाइड में आपको मैप दिखाया था ना, पहली वाली स्लाइड में मैप दिखाया था, ये देखो, ये अगर मैप देखोगे इसको देख के क्या ही पता चलेगा उस इंसान को जिसने अभी कॉन्टूर्स के बारे में नहीं पढ़ा है। आप देखो इसको जरा, क्या इसमें पतली पतली सी आपको लाइंस दिख रही हैं, ऐसे यहां से जा रही है, ये देखो ये पतली सी लाइंस ऐसे जा रही है,
इसमें वैल्यू भी लिखी है 9400, तो ऐसे वैल्यूज भी लिखी है 9600। तो ये ऐसा बनता है कॉन्टूर मैप। इसको देख के मैं बताऊंगी पहाड़ कैसे हैं, कि पहाड़ों में स्लोप है, स्टीप है, या वैली है, या किस तरीके का ग्राउंड है ना। तो अब मैं आपकी प्रॉपर्टी पर चलती हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जहां पर हम अभी पहुंचे थे मैंने सबसे पहले ही तो आपको कॉन्टूर्स बताए थे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। हाँ, तो यहाँ देखिएगा, तो क्या ध्यान रखना है, ये समझ गए पहले वैली लाइन और रिज लाइन क्या होती है, बताओ। वैली लाइन और रिज लाइन क्या होती है, ये समझ में आया। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि वैली लाइन और रिज लाइन, यहाँ पर अच्छा ये राइट एंगल लिखा है, वैली लाइन और रिज लाइन क्रॉस द कॉन्टूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है, एट राइट एंगल। ये हमारी प्रॉपर्टी ही है कॉन्टूर की। 3 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन, रिज लाइन और वाटरशेड लाइन क्या होती है, हिल्स के हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन। लोअर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, वैली लाइन होती है। तो अगर मैम ये वाली लाइन देखे, ये वाली लाइन देखे, दोनों कॉन्टूर को कितने डिग्री पे कट करती है, 90 डिग्री पे कट करती है। अगला यहां से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये हमारी अगर हम कॉन्टूर्स में देखें तो ये हमारी रिज लाइन है। देखो आपको कैसे पता चलेगा, मैम यहां पर अगर रिवर फ्लो कर रही है, यहां पर अगर रिवर फ्लो कर रही है, तो मैम ये 105 का कॉन्टूर है, फिर 100 का है, फिर 95 का है, फिर 90 और 85 है। इस तरफ आते 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 एलिवेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारी रिज लाइन होगी। तो ध्यान रखना, जब आप रिज लाइन शो करते हो ना, तो उसमें आप कैसे शो करोगे, ये शेप क्या होती है, कॉनकेव अपवर्ड है या कॉन्वेक्स अपवर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का, कि जो रिज लाइन आपको देखने को मिलेगी, जो आपको रिज लाइन देखने को मिलेगी मैप पर, वो कैसी दिखेगी, कॉनकेव अपवर्ड, जिसमें कॉनकेविटी अपवर्ड होती है, अपवर्ड होती है, मतलब ऐसे करके दिखेगी आपको रिज लाइन, ऑपोजिट हो जाता है। और जो आपकी वैली लाइन है, और जो आपकी वैली लाइन है वो आपको कैसे रिप्रेजेंट मिलेगी, वो देखो देखो वैली लाइन, वो आपको कैसे रिप्रेजेंट होती हुई दिखेगी, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस बताया था ना कल आपको। तो कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड का मतलब, कॉन्वेक्स मतलब ये गोल वाला पार्ट जो है ये ऊपर दिखेगा, कॉन्केव मतलब ये वाला जो लोअर डिप्रेशन वाला पार्ट है ये ऊपर दिखेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसे ध्यान रख लो कि आ सकता है, और मैक्सिमम एग्जाम्स में आया भी हुआ है। क्योंकि आप इसको गलत इसलिए करके आओगे, आपको लगेगा रिज है तो उसकी डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में दिखानी है, पर ऐसा होता नहीं है। ये रिज लाइन और वैली लाइन, रिज लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वैली लाइन को कॉनकेव या कॉन्वेक्सिटी कैसे बताते हैं। क्लियर हो गया आपको, अगला भी, अगला क्लियर हो गया कि नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है कॉन्टूर लाइन की, ये समझ में आ गई कि नहीं आई, बताओ समझ में आ गई कि नहीं आई। अच्छा, अब ये कॉन्टूर्स है, जब हम कॉन्टूर बनाते हैं ना, जनरली जो रिज लाइन और वैली लाइन है, इसको मैं अभी मैं देख रही थी कि प्रिया कुमारी, अगर मैं कोई मुझे पिक्चर मिल सकती जिसमें मैं आपको ये सीरीज दिखा सकती तो बेटर एक्सप्लेन करती, पर मुझे कोई फोटो मिले नहीं जिसमें मैं ये बताऊं। मतलब मेरे को एक ऐसा मैप चाहिए होगा उसके लिए जिसमें मैं नंबर ऑफ हिल्स को आपको एक साथ दिखा सकूं मैप के ऊपर, क्योंकि नंबर ऑफ हिल्स जो इस तरीके से, प्रिया कुमारी समझने की कोशिश करना, ये एक हिल है, ये दूसरी हिल है, ये आगे तीसरी हिल है, ऐसे रिप्रेजेंट होगी ना ये सारी हिल्स। तो जब इसको आप मैप के ऊपर देखोगे ना, जब आप इसको मैप के ऊपर दिखोगे तो ऐसी शेप आती है। मैं यहाँ नहीं विजुअलाइज करा सकती, अगर मुझे एक एक्चुअल मैप मिलता है तो मैं जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है, नहीं तो आपको किसी ना किसी तरीके से वो दिखा दूंगी। मुझे मिला नहीं तो मैंने बता देना था जरूर, तो वो विजुअलाइज तब करवा सकती हूँ। अच्छा, एक 2-4 नाम है यहाँ पर याद रखना, वो क्या होते हैं। एक तो SCARP, ये वाली टर्म अगर कहीं पेपर में लिखी है, जेई में कभी नहीं आई, ESC वगैरह में पूछी जाने लग गई है। हाई लेइंग फॉर्म मतलब हिल, हिल मतलब हाई, जो मतलब जो RL की वैल्यू है, RL की जो हाई वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, इनसाइड होगी। उस केस में मैम हिल का यूज करेंगे, हिल लॉक बोल सकते हैं, या एक नई टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्कार्प। स्कार्प क्या होता है, अगर कोई हिल बहुत ज्यादा स्टीप है, स्कार्प क्या होता है,
वेरी स्टीप हिल। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में बताओ किस केस में आपकी आरएल की वैल्यू अंदर की तरफ जाने में इंक्रीज होती है। तो आपको 4 ऑप्शन में अगर हिल और हिलॉक नहीं दिखा है और आपको स्कार्प शब्द दिखने को मिल रहा है तो ये आंसर सही होगा। थोड़ा सा हायर लेवल का है पर आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, अगर यही स्कार्प की वैल्यू एक हिल आपको ऐसी देखने को मिल रही है कि आपकी स्टीप तो है, देखो स्लोप कितनी ज्यादा स्टीप है कि हिल जो है वो स्टीप तो है लेकिन उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है। हाइट, व्हेन हाइट ऑफ स्कार्प इज लार्ज, हाइट ऑफ स्कार्प इज लार्ज मतलब मैम एक स्टीप हिल के साथ साथ उसकी जो ओवरऑल हाइट है वो बहुत ज्यादा है तो उसको क्रैग बोला जाता है। तो ये चीजें मतलब अगर आपकी थोड़ी हायर वाले एग्जाम्स में पूछी जाने लगी है तो मुझे लगता है एसएससी के लिए भी हमें पढ़ लेना इसको चाहिए। तो अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है वेरी स्टीप हिल, अगर आपको लिखा है क्रैग तो इसका मतलब स्टीप हिल विद हायर एलिवेशन जिसकी हाइट जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो इन 2 शब्दों का नाम याद रखना, इन 2 नाम याद रखना, पहला स्कार्प याद रखना, दूसरा क्रैग याद रखना, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे पूछा है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए कि जिसमें आपकी लोअर एलिवेशन अंदर जो होती है मैम मिनिमम एलिवेशन होती है, तो आप बोलेंगे मैम लेक हो गया, बोलेंगे कि नहीं मैम लेक हो गया, रिवर हो गया, वैली हो गया, जो लोअर मोस्ट पॉइंट होगा वह सबसे कम एलिवेशन, बाहर जाने पर जो होगा वो एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लोअर, लो लाइंग लिख सकते हैं इसको, एक मिनट, जैसे हाई लेइंग था ना, लो लाइंग फॉर्म, लो लाइंग फॉर्म। लो लाइंग फॉर्म मतलब मैम जहां पर बाहर एलिवेशन ज्यादा है और अंदर एलिवेशन कम है। इसका एग्जांपल क्या बता सकते हो, इसका एग्जांपल वैली बता सकते हो, रिवर बता सकते हो, रिवर से ही एक टर्म बनती है रेवाइन बता सकते हो। रेवाइन मतलब रिवर का वो रास्ता जिस रास्ते में वो फ्लो कर रही है। तो मैम उसमें भी क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ एलिवेशन डिक्रीज होगी तभी तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी फ्लो कर पाएगी। तो पेपर के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ तो आप इनको याद रखना। अगर ये शब्द भी कहीं लिखे गए दिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ किसको यूज करना है। और ये एक नई टर्म है जॉर्ज, GORGE। ये देखो कई बार आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो चलता है, कि इस तरफ भी एक पहाड़ है जिसकी स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और वो पहाड़ दूसरी तरफ से बिल्कुल फ्लैट है, या फिर दूसरी तरफ को ना भी मानिए। और मैम दूसरी तरफ भी एक पहाड़ है इस तरीके से जिसकी जो स्लोप है वो स्टीप है और बीच में यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, तो इसी को एक नाम दे दिया गया है जॉर्ज। तो अगर जॉर्ज लिखा हुआ है तो वो क्या बताएगा आपको, डिप्रेशन ही है। डिप्रेशन मतलब बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये सारी टर्म्स जो होंगी वो हमारी सेम ही रिप्रेजेंट कर रही है, लो लाइंग फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्लियर है। अब आपको ये डायग्राम दिखाया था ना, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। ऐसी हिल को क्या बोलते हैं जिसका एक साइड बहुत ज्यादा स्टीप हो, मतलब एक साइड स्टीप हो और दूसरी साइड जो है वो जेंटल हो, इसको बोलते हैं एस्क्रैपमेंट। इसका ही नाम क्या है, एस्क्रैपमेंट। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं, बाई चांस वो अगर थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। एस्क्रैपमेंट क्या होता है, एस्क्रैपमेंट वो हिल है जिसकी वन साइड स्लोप, एक साइड की जो स्लोप है दैट इज वेरी स्टीप, वो स्टीप है, एंड अदर साइड स्लोप जो ये डायग्राम बनाया है इसी के साथ लिख लेना, और अदर साइड स्लोप जो है वो क्या है, वो हमारी जेंटल है, जेंटल है। समझ गए, कुछ भी नहीं आज तो समझने वाला। रेवाइन का मतलब होता है जो रिवर फ्लो कर रही है, रिवर कहाँ फ्लो करेगी, वैली में, दो पहाड़ों के बीच में। तो जब आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो, जब आप ये डायग्राम देख रहे हो तो रिवर ने एक रास्ता बनाया होगा, ये रास्ता बनाया होगा फ्लो करने को, उस रास्ते को जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है उसी रास्ते को रेवाइन बोल देते हैं। रेवाइन शब्द बना कहां से है राहुल, रिवर से ही बना है। तो अगर लिखा है रेवाइन तो वो भी आपका डिप्रेशन या फिर पॉन्ड का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अच्छा देखो अब लास्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टूर्स का। एक बार सारी कॉन्टूर लाइन की प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा दो मुझे जल्दी से, जितनी भी याद है एक बार सारी प्रॉपर्टीज मुझे रिवाइज करवा दो, क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा। पहले तो हमने ये देखा कि दो कॉन्टूर लाइन विल नेवर
इंटरसेक्ट, लेकिन बताओ किस केस में इंटरसेक्ट करती है? एक केस है जिसमें वो इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती है, तो वो किस में दिखाई देती है? ओवरहैंगिंग क्लिफ में। ओवरहैंगिंग क्लिफ में आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी। दूसरा हमने क्या देखा? टू कॉन्टूर लाइन विल नेवर कोइंसाइड, लेकिन आपको वो किस में कोइंसाइड करते हुए दिखाएगा? एक्सेप्शनल केस क्या है? आंसर कीजिएगा। एक्सेप्शनल केस क्या है? वर्टिकल क्लिफ है। अगर एक ऐसा कॉन्टूर है जिसमें हायर वैल्यू आउटसाइड है, जिसमें हायर कॉन्टूर वैल्यू की हायर वैल्यू आउटसाइड है, तो बाहर की तरफ हायर वैल्यू है एंड लोअर वैल्यू है इनसाइड, मैम अंदर की तरफ वैल्यू कम है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर कीजिएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड में डिप्रेशन है, मतलब लेक हो सकता है, वैली हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है। और अगर मैं बोलूं मैम दूसरा केस कि हमारा हायर वैल्यू इनसाइड है, इसका ऑपोजिट केस हो जाए और लोअर वैल्यू आउटसाइड है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हिल को, ये हिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिफ्थ मैंने आपको क्या बताया? एस्क्रैपमेंट क्या होता है? फिफ्थ मैंने आपको बताया एस्क्रैपमेंट क्या होता है, वो तो चलो ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो रिज लाइन है और जो वैली लाइन है, जो रिज लाइन है और वैली लाइन है, ये हमारे कॉन्टूर को कितने एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं? कॉन्टूर को कितने एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं बताओ? कॉन्टूर को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना? वेरी गुड, सब लोगों को याद भी हो गया साथ साथ में। अब जो रिज लाइन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताओ? मैम रिज लाइन को कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, जिसमें कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। और मैम जो हमारी वैली लाइन है, उल्टा लिख दिया इसको, रिज लाइन को कॉन्केविटी अपवर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे और जो वैली लाइन है उसको कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड से। तो मतलब मैम वैली को आप ऐसे 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 करके दिखाओगे और रिज को आप इस तरीके से दिखाओगे। पेपर के लिए ऐसे याद रखूंगी कि एक्चुअल में जैसा होता है उसका उल्टी तरीके से उसको दिखाया जाता है। तो ये सारी हमारी क्या हो गई? इंपॉर्टेंट सारी की सारी प्रॉपर्टीज। और एस्क्रैपमेंट क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? वन साइड ऑफ द स्लोप इज वेरी स्टीप एंड अदर साइड इज जेंटल स्लोप। समझ गए? अब देखिए इससे अगला टॉपिक बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनना। अब मैम ये तो पता चल गया कि मैप पे किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब हमारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्टूरिंग क्या क्या है? तो अभी एक देखते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे और अगली क्लास में अगला टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्टूरिंग। अब पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने कॉलेज में कॉन्टूरिंग करी हुई है? कॉलेज में आपने कॉन्टूर्स बनाए हैं, जिसने भी ग्राउंड पर, क्योंकि सर्वे कैंप जब होता था हमारा, तो जब होता था तो सर्वे कैंप के टाइम पे आप कॉन्टूर्स को बनाया करते थे, है ना? रिप्रेजेंट करने वाला टाइप समझ नहीं आया, किसको रिप्रेजेंट वाला नहीं समझ आया? हरिओम। ये हिल वाला, वैली वाला, क्या ये समझ में आ गया कि मैम लाइंस बताएंगी हमें कि ये हिल है या वैली है? मेथड्स ऑफ कॉन्टूरिंग किया है किसी ने परफॉर्म? हरिओम ये बताना किसका समझ में नहीं आया, ठीक है? पॉइंट। अच्छा, तो मेथड्स ऑफ कॉन्टूरिंग में सबसे पहले तो आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो मेथड है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। पेपर में पूछा जाता है कौन सा मेथड जो है वो हमारा ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड की खासियत देखो क्या है। अगर हम इस मेथड से कॉन्टूर्स बनाते हैं, हम इसको ना साइट पे प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम उसको शीट पे बनाएंगे। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। अब मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं, उसके बाद पॉइंट लिखा दूंगी। इस केस में आपको क्या करना है, अब जो मैं बोलूंगी उसको इमेजिन करते जाना, जो मैं बोलूंगी, है ना? क्या करना है? मैम हम गए साइट पर जहां मुझे कॉन्टूर बनाने हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना इंस्ट्रूमेंट रखा। मैंने यहाँ पर कोई बेंचमार्क मान लिया, बेंचमार्क पर आरएल मुझे पता होगा, मान लीजिए बेंचमार्क पे आरएल है 100 मीटर और मैंने जब बैक साइड रीडिंग ली आई वो आई 1 मीटर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मुझे बताना। व्हाट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा यहाँ पर? कन्वेक्सिटी के लिए अभी मैंने बताया, प्रिया ने भी पूछा था हरिओम, उसके लिए मैं कोई एक्चुअल मैप अगर मिलता है उसमें ही अच्छे से समझा पाऊंगी, तो वो मिलेगा तो किसी क्लास में उसमें बताऊंगी, ठीक है?
तो ये बताओ RL 100 है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा मैम? यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा मुझे 101 मीटर, है ना। अब जिस ग्राउंड पर, जहां पर एरिया पे मैंने सर्वे करते हुए क्या करना था मैम, मुझे कॉन्टूर्स बनाने थे। अब इमेजिन कीजिए आप क्या करोगे, ये काम जो होता है आप अपने आप इसके सारे पॉइंट्स जो याद रखने वाले हैं मुझे देखना खुद ही बता दोगे। अब मुझे क्या करना है, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स ढूंढने हैं। मुझे पता चल गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101 है। अब मैंने स्टाफ मैन को भेजा जिसने स्टाफ पकड़ा हुआ है, उसने सबसे पहले मान लो यहां पर स्टाफ को रखा। अब आप इमेजिन कीजिए 3D में देख रहे हो, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया। अब ये आप प्लान देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। अब सुनना, आपने क्या बोला, चलो मैं प्लान साथ साथ बनाती जाऊंगी। आपने सबसे पहला जो पॉइंट है आपने यहाँ पर स्टाफ रखा और आपको यहाँ पर रीडिंग मिली 1 मीटर। जब रीडिंग 1 मीटर मिली तो मुझे बताओ ए पॉइंट पे RL कितना होगा। जब रीडिंग 101 मीटर, जब रीडिंग आपको यहाँ पर 1 मीटर मिली तो ए पॉइंट पे RL कितना होगा मैम? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101 था, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में 1 मीटर की रीडिंग को माइनस करूंगी तो RL एट ए मतलब 100 आ गया। तो अब मेरा काम क्या है मैम? आसान है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को यहीं रखिए। अब स्टाफ मैन अपने आप अलग अलग जगह पर जाएगा। क्या जब स्टाफ पे 1 मीटर की रीडिंग आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उस पॉइंट का जो हाइट है वो 100 मीटर है? बोलो अब क्या हुआ मैम? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101 था, अगर हमें पता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को माइनस कर देते हैं उस पॉइंट पे RL मिल जाता है। तो यहाँ पर 1 मीटर रीडिंग आई तो RL 100 आ गया। अब मैंने उस स्टाफ मैन को बोला कि भाई तू अलग अलग जगह जा, और अब मेरा काम है ये देखना वो अलग अलग जगह जाएगा और मुझे स्टाफ पे 1 मीटर की रीडिंग जहां पर भी मिलेगी मैंने ग्राउंड पे वो पॉइंट मार्क कर देने हैं। तो मान लेते हैं यहां मुझे 1 मीटर मिला, यहां पर मुझे 1 मीटर मिला, यहां पर 1 मीटर मिला। अभी मैं ऐसे मान रही हूं जो मुझे समझ में आ जाए, ठीक है, कहीं पर भी मिल सकता है। तो यहां पर 1 मीटर मिला, तो ये समझ में आ गया। हमने क्या किया, स्टाफ मैन को बोला वो अलग अलग जगह पे गया, 1 मीटर वाले पॉइंट्स जहां पर भी एलिवेशन मिली वहां पर मैंने उन पॉइंट्स को मार्क कर दिया। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को शीट के ऊपर दिखाती हूँ, इन सारे पॉइंट्स को शीट के ऊपर दिखाती हूँ, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, मान लो ये सी हो गया, ये डी और ये ई और ये एफ। इन सबको ज्वाइन कर दूंगी, अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो ये कॉन्टूर कितनी एलिवेशन का मिल गया? क्या बोल सकती हूँ? 100 मीटर एलिवेशन का मिल गया। बोलो 100 मीटर का। अब अगर मुझे 99 मीटर एलिवेशन वाला कॉन्टूर चाहिए तो मुझे स्टाफ पे रीडिंग कितनी चाहिए होगी? अब मैं क्या करूंगी, उस स्टाफ मैन को बोलूंगी कि अब आप कितने मीटर, अब वो अलग अलग जगह जाएगा, बताओ अब आपको क्या चाहिए? 99 मीटर एलिवेशन वाले पॉइंट्स। तो स्टाफ को उसने क्या किया, स्टाफ को उसने और अलग अलग जगह पर प्लेस किया। अब मान लेते हैं, सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं ये चीजें, तो उसने अब स्टाफ लिया और वो अलग अलग जगह शिफ्ट हुआ, यहां पर आया, फिर मैं मान लो यहां पर आया, मान लो यहां पर आया, यहां पर आया, यहां मुझे 2 मीटर रीडिंग मिली। तो मेरा काम है 2 मीटर रीडिंग पढ़ना। तो जहां जहां पर मुझे 2 मीटर रीडिंग मिली मैंने उन सारे पॉइंट्स को इस शीट पर प्लॉट कर दिया। तो मेरे को जहां पर भी 2 मीटर रीडिंग मिली मैंने उनको यहां प्लॉट कर दिया। ये मुझे कितने मीटर का कॉन्टूर मिल गया? 101 माइनस 2, 99 मीटर का कॉन्टूर मिल गया। समझ में आया क्या कर रहे हैं? ऐसे ही सेम स्टेप को रिपीट करते हुए जाना है और अलग अलग पॉइंट पे स्टाफ रखते जाना है। तो जब हम डायरेक्ट मेथड करेंगे तो पहला काम क्या होगा कि साइट पर पहले तो मैं ये सारे पॉइंट्स को मार्क करूंगी। मार्क करने के बाद इन सारे पॉइंट्स का एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है वो देखूंगी। इन दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस देखने के लिए चेन लेके जाऊंगी, टेप लेके जाऊंगी। हो सकता है मुझे कंपास ट्रेवर्सिंग करनी पड़े कि मैं देखूं ये ट्रेवर्स कैसा बन रहा है, फिर मैम उसको मैं शीट पे बनाऊंगी। तो 2 तरीके से काम हो रहा है। पहला बंदा क्या कर रहा है, स्टाफ लेकर जा रहा है, रीडिंग पढ़ रहा है, वो पोजीशन फिक्स कर दे रहा है। दूसरे बंदे का काम क्या है, उस पोजीशन को शीट पर प्लॉट करना। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर हम जब स्टाफ रीडिंग 1 मीटर पढ़ रहे हैं, क्या आप 100% श्योर हो कि मैम यहाँ RL 100 होगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैम 101 में से 1 माइनस किया तो 100 मीटर आया। इसका मतलब ये वाला जो मेथड है, अभी आपको जो बाकी मेथड बताऊंगी तो आप और अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। डायरेक्ट मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड। इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू
टू प्लॉट द कॉन्टूर्स, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको बहुत ज्यादा। आपको थोड़ा ना पता है ग्राउंड पे कहां पर सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स मिलेंगे, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस केस में आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा? बताओ, अगर टाइम ज्यादा लगेगा आप इस प्रोसीजर को कहां यूज कर सकते हो? जब एरिया ज्यादा हो या कम हो, बताना। मोस्ट एक्यूरेट मेथड, एरिया ज्यादा हो या कम हो? मोस्टली सुइटेबल फॉर स्मॉल एरिया, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? मोस्टली सुइटेबल फॉर स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया के लिए हमारा ज्यादा सुइटेबल है। एक्यूरेसी की बात करें तो ज्यादा एक्यूरेट है। अगर हमें स्मॉल एरिया है, छोटा सा एरिया होगा, उसको तो हम डिटेल में दिखा सकते हैं, तो हम यहाँ पर स्केल क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर लार्जर स्केल, हम जो एरिया को प्लॉट कर सकते हैं, इन लार्जर स्केल में भी हम एरिया को प्लॉट कर पाएंगे। लार्जर स्केल क्यों? क्योंकि मैम छोटा एरिया था, उसको हम बड़ा बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। अब क्योंकि इसमें टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, और अगर टाइम ज्यादा लगेगा, क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी? क्यों मैम? क्योंकि जिस चीज में टाइम ज्यादा लगता है उसके पैसे जो है या फिर कॉस्ट जो है वो भी ज्यादा आएगी। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बताइए, अगर एक स्मॉल एरिया पे मुझे कॉन्टूर्स बनाने हैं, छोटे एरिया में कॉन्टूर्स बनाने हैं, तो मैं कॉन्टूर इंटरवल को देखो, एरिया जो है वो लिमिटेड है, लार्जर स्केल मैंने यूज किया है, तो कॉन्टूर इंटरवल कम होगा या ज्यादा होगा? क्लास के सबसे पहले ही पढ़ा था, बोलिए, क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ा था? कॉन्टूर इंटरवल क्या रखना है, ये आंसर कर दीजिए। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर वो ऐड कर देंगे जो आप बताओगे मुझे अभी, जो आप बताओगे कि कॉन्टूर इंटरवल इसमें क्या रखा जाना चाहिए। कॉन्टूर इंटरवल छोटा रखूं या फिर ज्यादा रखूं, बताइए? क्योंकि स्केल जो है वो लार्ज है, जब स्केल लार्ज है तो कॉन्टूर इंटरवल क्या होगा? कॉन्टूर इंटरवल हम स्मॉल ले सकते हैं, क्योंकि मैम एक छोटे से एरिया को हमें दिखाना है, तो हम अगर कॉन्टूर इंटरवल छोटा लेंगे तभी तो हम उसको ज्यादा डिटेल में समझा पाएंगे। तो क्या ये सारे पॉइंट्स आपको इस मेथड को देखकर याद आ जाएंगे एग्जाम में? डायरेक्ट मेथड वो मेथड है जिसको हम सबसे ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं, ज्यादातर सुटेबल होगा छोटे एरिया के लिए। छोटे एरिया में जो स्केल होता है वो हम लार्जर स्केल पे बना सकते हैं। स्केल अगर ज्यादा है तो मैम कॉन्टूर इंटरवल छोटा रख सकते हैं। इसमें जो टाइम है वो हमें ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। क्या हम लोगों को ग्राउंड पर सारे के सारे कॉन्टूर्स मिल जाएंगे जब मैं सारी वैल्यूज को फिक्स कर दूंगी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा डायरेक्ट कॉन्टूरिंग का क्या है कि इन दिस मेथड कॉन्टूर टू बी प्लॉटेड इज एक्चुअली ट्रेस्ड आउट इन ग्राउंड। इन दिस मेथड, इसमें लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन दिस मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम ब्रेक के बाद मिलेंगे जो लोग अभी लिखने लग गए हैं। इन दिस मेथड कॉन्टूर टू बी प्लॉटेड is exactly traced out on the ground। मतलब इसका क्या हुआ? अभी बाकी मेथड पढ़ के समझ में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैम ग्राउंड पर जहां मैंने स्टाफ रखा था, मैं उन सारी पोजीशन पर मान लीजिए पेग्स को रखती जा रही हूँ या कोई भी ऐसी निशानी लगाती जा रही हूँ, तो ये कॉन्टूर को मैंने एक्चुअल में भी एक तरीके से विजुअलाइज कर लिया, मैंने इसको ग्राउंड पे भी बनाया। अब मैं इस पॉइंट को इतनी ज्यादा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है बड़ी बार पेपर में, पूछेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में से कौन सा वो मेथड है जिस मेथड से आप कॉन्टूर्स को ग्राउंड पर प्लॉट कर सकते हो। और मैं आपको बोल रही हूँ ना, जब आप लोग क्वेश्चन देखोगे आपको जरूर याद आएगा कि मैम ने बोला था ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप सवाल करोगे प्रैक्टिस, आपको एक एक सवाल वो मिल जाएगा जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो मैम इन दिस मेथड कॉन्टूर टू बी प्लॉटेड इज एग्जैक्टली ट्रेस्ड आउट ऑन द ग्राउंड। जो बाकी हम मेथड पढ़ेंगे वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे, उसमें हम एक्चुअल में ग्राउंड पे पूरा ट्रेस नहीं करेंगे, तो इसलिए इस मेथड को यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किया। ठीक है, अब बस इनडायरेक्ट मेथड है हमारे दो तरह के, हम वो पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड अगली क्लास में, और इतना ही है, कॉन्टूर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कर्व्स क्या है,
और हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलिए तो अगला इसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के सेशन को करते हैं हम यहाँ पर एंड, और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। किसी को कुछ पूछना है, मैं वो जो आपको आप पूछ रहे हो मुझसे रिवर मतलब वैली वाला कर्व और हिल वाला कर्व, अगर मुझे एक एक्चुअल वाला कहीं मैप मिल जाता है जिसमें वो बहुत करेक्टली और अच्छे से रिप्रेजेंट हो, तो मैं उसके थ्रू आपको समझाऊंगी, तो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी भी आएगी और आप विजुअलाइज भी कर पाओगे कि भाई क्यों ऐसी शेप होती है। ठीक है, आज तो नहीं थकने चाहिए, आज तो हमारे दिमाग ने ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग की ही नहीं। कल तो मैंने माना कि टेक्योमेट्री में आपने दिमाग ने ज़्यादा प्रोसेसिंग की थी। कर्व्स वाला जो चैप्टर है उसमें हमने मैथमेटिकल ही पढ़नी है सारी चीज़ें, तो जितना ज़्यादा थ्योरेटिकल हमारा कॉन्टूर्स था उतना ही ज़्यादा मैथमेटिकली हमारा कर्व्स चैप्टर है। और आज हम देखेंगे कि कर्व्स कितनी तरह के होते हैं, और हाँ छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं। और फिर कल हम देखेंगे कर्व्स को अगर मुझे ग्राउंड पे सेट करना है उसके क्या क्या मेथड्स हैं, फिर एरिया वॉल्यूम, ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे जो एक एक क्लास में हो जाएंगे। और ये वो टॉपिक्स हैं, टॉपिक चैप्टर देखने में तो छोटा है लेकिन इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आज तो ज्यादा देर का ब्रेक मिल गया, वैसे अभी कुछ दिनों से तो मैं आपको ज्यादा ब्रेक दे नहीं रही थी, पर चलिए कोई बात नहीं, अभी की क्लास को यहीं पर एंड करते, पर पूरे 8 बजे आ जाना है आपने। ठीक है, पूरे 8 बजे आ जाना है आपने, और फिर मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, एग्जैक्ट 8 बजे मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।